अस्सलामुअलैकुम। द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं, हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं सलमान खान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे, सुबह का आगाज कर चुके होंगे। एक चीज़ अगर आप अपनी सुबह में नहीं करते तो वो ज़रूर करें, और वो है वर्जिश, एक्सरसाइज। अगर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड सलमान, आप एक्सरसाइज की बात करें, अपने बारे में बताइए व्यूवर्स को, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे डाउट है। दिस इज़ वेरी रूड। वैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और हाँ, ये बात आपकी सही है कि कभी कभार मिस हो जाती है, क्योंकि समर्स में ऐसी सूरत हाल होती है कभी कभार कि आप कहते हैं यार आज का दिन स्किप कर लें। आप ये बताएं, आपकी स्मार्टनेस जो है इसका राज क्या है? कुछ भी नहीं, ना एक्सरसाइज करती हूँ ना वॉक करती हूँ, लेकिन आपको करनी चाहिए। बस अच्छी बातें सुनती हूँ, अच्छी बातें सुनाती हूँ और खुश रहती हूँ, और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। आपको पता है सलमान, आज की जो अच्छी बात हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी हवाले से हैं। इंसान के अल्फाज इंसान की शख्सियत के आईनादार होते हैं। अगर आपके पास अच्छे तसव्वुरात हैं, अच्छे ख्यालात हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज नहीं हैं, तो आपकी तहरीर नहीं बनती और आपकी बात कुछ फीकी सी रह जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है नजफ, और कहा जाता है कि इंसान जो है वो अपने अल्फाज के ज़रिए ही पहचाना जाता है। तो वाकई हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों से अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, और अगर हमारी बात से किसी का डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म होता है, किसी को अच्छा लगता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भाई? और वैसे भी हम अपने लास्ट प्रोग्राम में डिप्रेशन और एंजाइटी की बात कर रहे थे, तो अच्छी बातें कीजिए, किसी को खुशी दीजिए, क्या पता आपके दो बोल किसी के लिए कितनी बड़ी खुशी बन जाए। चलें अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और व्यूवर्स को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में इनके लिए क्या क्या है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके की अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन में, और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे दो नामवर शख्सियात से, अपनी अपनी फील्ड्स के माहिरीन से, और जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी ट्रैवल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। फिर उन्हीं मॉर्निंग गेस्ट के साथ मिलके हम उस जगह को बनाएंगे टॉप ट्रेंड जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होगी। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंस्पिरेशनल वुमेन से और जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, और फिर आपको दिखाएंगे एक खूबसूरत, अच्छी सी और अलग वीडियो जिसमें मोटिवेशन आपको मिलेगी, प्रोग्रेसिव वीडियो है, और उनको बोलेंगे थम्स अप। एग्जैक्टली, थम्स अप के बाद आपको पता है कि हम बात करते हैं फैशन की, और उसके लिए हमारा स्पेशल सेगमेंट है, दैट इज फैशन क्रेज। और जहां फैशन की बात हो तो वहां ब्रांड्स की बात भी होनी चाहिए। आपके पसंदीदा ब्रांड्स क्या ऑफर करें, ये भी हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स। फिर हेल्थ की भी हम बात करते हैं, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। तो हेल्थ के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि किस तरह आप अपनी सेहत को मजीद बेहतर बना सकते हैं अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में। और फिर हम कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, म्यूजिक के हवाले से बात करेंगे, शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे अपने सेगमेंट बिलबोर्ड में। और उसके बाद आखिर में हम आपको पता है, जिस तरह के हमारा सेगमेंट है हैप्पी पेट, उसमें हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने पेट्स को ग्रूम कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं, और घर में जो है वो पेट किस तरीके से रख सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं और नजफ, हमारा फेवरेट सेगमेंट है, एक चैलेंज देते हैं, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कतरा कतरा बनकर ही जो है वो दरिया और समुंदर बनता है। तो इसी तरीके से हम एक बेहतरीन माशरा बन सकते हैं। आप लोगों ने भी हमारे साथ वो चैलेंज लेना है हमारे सेगमेंट टुडेज चैलेंज में। और चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब, और इसका नाम है फैमिली वेकेशंस। जी, सेगमेंट है हमारा फैमिली वेकेशन। इसमें हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आप लोग मोटिवेट हों, बाहर निकलें, फैमिलीज के साथ जाके इन जगहों को देख कर आएँ। तो आज नजफ किस जगह की सैर करवाने वाले हैं हम? आज हम अपने व्यूवर्स को कुमराट वैली की सैर करवाने वाले हैं, और ये ऐसे ही आपको लगेगा कि आप उसमें वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने फिर भी अपनी फैमिलीज के साथ जाना है और एंजॉय करना है। तो सबसे पहले एक अच्छी सी वीडियो देखते हैं कुमराट वैली पे, और फिर बातचीत करते हैं।
मज़ा आपने किया। जन्नत का एक टुकड़ा है कुमराट वैली, और जिस तरह के डिस्कवर पाकिस्तान की कोशिश है कि हम पाकिस्तान के वो खूबसूरत इलाके डिस्कवर करें, तो कुमराट वैली भी कुछ अर्सा पहले ही डिस्कवर हुई है और केपी की गवर्नमेंट इस पर ख़ास तौर पर काम कर रही है। उन्होंने काम किया है और अब तो पूरे पाकिस्तान में इसके चर्चे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुमराट जाएँ। आपने देखा होगा कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। बिल्कुल, आपने नज़ारों की बात की है, वहाँ की प्लेसेस बहुत अच्छी है। केपीके का नहायत खूबसूरत दरिया है, वहाँ पे पंचकोड़ा रिवर है, जहाज़ बांडा वाटरफॉल है, जहाँ पे पानी का जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है और वही उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। फिर वहाँ पे दो काला चश्मा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्रुक्ड वुड्स हैं, देवदार के दरख्त पाए जाते हैं जहाँ पे लोग ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और वुडन कैनाल थल है, एक वाटर कैनाल है जो कि एक गांव से गुजरती है जिसका नाम है थल। तो जाइए अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब आप देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के एनवायरनमेंट जो है वो कम देखने को मिलते हैं, तो ये एक जंगल की आपको फील भी देता है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब इन जगहों पर जाएँ, एडवेंचर करें, इंजॉय करें, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो वहाँ पर गंद मत फैलाएँ, कूड़ा करकट मत फेंकें, जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हैं वो मत फेंकें, क्योंकि ये हमारी जगह हैं, हमने इनका ख्याल रखना है। हमने इनका ख्याल रखना है, इनसे प्यार करना है, इनको प्रॉपर केयर देनी है ताकि ये इसी तरह चलती जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही। और दूसरी चीज़ नजफ जिसका खास तौर पे ख्याल रखना है वो ये है कि आप पिक्चर्स लें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं एक अच्छी पिक्चर लेने के चक्कर में आप अपनी जान से हाथ मत धो बैठे। क्योंकि मैंने देखा है कि नौजवान जो होते हैं वो पहाड़ के बिल्कुल कॉर्नर पर जाके खड़े होकर एक बड़ी आइडियल पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जान से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं है। बिल्कुल कवरेज कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए, अपने कोई जानी माली नुकसान आपको ना हो जाए, इस हवाले से आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। और फैमिली वेकेशंस एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये आपकी माइंड के, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सोल के लिए बहुत एनर्जेटिक चीज़ है और फिर आपकी इससे वर्क एफिशिएंसी हाई हो जाती है। तो जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जाते ही हैं अक्सर लोग, फैमिली के साथ भी जाके चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। एग्जैक्टली। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता है कि हमारा एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट है जिसमें हम आपको अपने ख़ास मेहमानों से मिलवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, ट्रैवल लाइफ क्या है। तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के मॉर्निंग गेस्ट से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मॉर्निंग गेस्ट। जी, ये सेगमेंट हमारा मॉर्निंग गेस्ट, और आपको भी इंतजार होता है कि आज हमारे स्टूडियोज में कौन कौन सी अहम शख्सियात मौजूद हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर दो ऐसी शख्सियात हैं जो कि अपनी फील्ड्स में पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तारुफ करवाना चाहूँगा, आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आसिफ महमूद साहब ने। चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइज़र हैं फॉर टूरिज़म और MPA भी रहे हैं 2013 से 2018 तक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच जी। तो जी दूसरी जानिब मैं तारुफ करवाती चलूँ, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर है, 101 इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान है। बहुत छोटे से सेटअप से इन्होंने स्टार्ट किया था, अब उन्होंने पूरी एम्पायर बिल्ड कर दी है और पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के हवाले से काफ़ी कंसर्न है। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ज़िशान ज़िया राजा ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, थैंक यू। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओके, आई जस्ट लाइक योर टाइम। मतलब सही पाकिस्तान का जो कल्चर है वो नज़र आ रहा है। और ये आपका खुद आइडिया है या आपने वो खास डिज़ाइनर रखा हुआ है? नहीं नहीं, कोई डिज़ाइनर नहीं है, ये खुद ही करने का है। इसमें है कि हर रोज़ जब आप उठते हो तो आप एक जोश और जज्बे के साथ उठते हो, एक अलग ही स्पिरिट के एक साथ अलग उठते हो, तो spirit वो देना होता है। कंप्लीटली क्यों? सूट कर रहा है आपके साथ, आपकी Thank you. पर्सनालिटी के I'm साथ। happy that you liked it. अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके माइंड में थॉट कहाँ से आया कि मुझे एजुकेशन पर काम करना है, मुझे बच्चों की तालीम पर काम करना है? मेरी जो फर्स्ट जॉब थी जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था वो मैंने टीचिंग से ही लिया। जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके पहले जॉब को तलाश करने की कोशिश करते हैं, देन यू स्टार्ट डिस्कवरिंग अबाउट योर ओन सेल्फ एज वेल। आप सोचना शुरू करते हो कि आप है कौन, क्योंकि हमें वो गाइड करने वाला या मेंटोरिंग करने वाले उस एज में नहीं थे।
तो जब ये स्टार्ट किया और स्कूलिंग में मैंने अपना पहला कदम रखा, जिसमें टीचिंग से स्टार्ट किया और फिर टीचिंग के बाद सेक्शन हेडशिप है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन और फिर एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो ये जब सारी सेगमेंट्स को मैंने देख लिया और पहचान लिया, तब मुझे हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मुझे अपना कुछ करना चाहिए है, क्योंकि मेरे लिहाज से मुझे फील होता था कि आई एम वेरी क्रिएटिव और इंस्ट्रक्शन लेना मुझे थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हजम होता था। सही से। तो उसमें था कि इट इज़ बेटर टू गिव इंस्ट्रक्शन रादर देन टेकिंग इंस्ट्रक्शन। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि टू स्टार्ट अप विद माई ओन सेटअप, और वो सेटअप भी बहुत ही छोटा और एक रिमोट एरिया से ही शुरू किया था। और वो यही रिसर्च लेकर किया था कि मैंने लोअर मिडिल क्लास को ही करना है, वरना ऑप्शन थे कि हम एलीट क्लास में भी जाते, लेकिन ये वो क्लास थी कि जहाँ मुझे लगा था कि प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी मौजूद है। अच्छा राजा साहिबा, आपने काउंसलिंग पे काफ़ी काम किया है, क्योंकि आप चाह रही थी कि मैट्रिक के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उन्होंने प्री मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है, ICS करना है, क्या करना है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सी, और जब से ये मोबाइल सिस्टम्स वगैरह आगे बच्चों के पास, तो बच्चे आजकल ना उस्ताद को किसी नौमित दस में लेते हैं, ना ही वालिदैन की वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने गूगल को हाजिर नाजिर जाना हुआ है और उसी के ऊपर अपनी काउंसलिंग और कमिटमेंट कर रहे होते हैं। बच्चे हमारे आजकल के बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंसिया मैं कहूँगी कि इट्स आउट ब्रेकिंग, लेकिन उसके साथ साथ उनको डायरेक्शन देने वाले लोग उतने ही कम हो चुके हैं। तो हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी टू मेंटोर देम, टू गिव देम डायरेक्शन, टू काउंसल देम। उन बच्चों को खुद भी नहीं पता कि हु आर दे, व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन, उनको आगे करियर पाथ्स लेने का नहीं पता। तो वो जो काउंसलिंग है वो हमारे ऊपर आ जाती है बिफोर दे स्टेप इन टू कॉलेज लाइफ और द करियर लाइफ, वेयर दे आर गोइंग टू स्पेंड अनदर 4 to 6 years एंड देन डिसाइड व्हाट दे रियली वांट टू डू इन देयर फ्यूचर लाइफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथ है कि जब हमारे पास वो कंट्रोलेबल्स में होते हैं, जब वो मैट्रिक या ओ लेवल्स कर रहे होते हैं, वो फिर भी हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, जिसमें हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने हमारे साथ 10 से 12 साल गुजारे होते हैं। तो हमारा भी पेरेंट्स की तरह हम उनको जान चुके होते हैं कि इज़ ही अ गुड डिबेटर, इज़ ही एन आर्टिस्ट, इज़ ही एन इंजीनियर, इज़ ही अ फुटबॉलर, वट एवर। वी आर द बेस्ट वंस टू आइडेंटिफाई इन द चाइल्ड द बेस्ट एबिलिटीज़ द चाइल्ड इज़ हैविंग। सो वो हमारा काउंसिल पाथ शुरू होता है। आप फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं। वैसे आप तो जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट का एक ट्रू फेस हैं अब, और हमारी भी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तानी खातून जो है वो इसी तरीके से एम्पावर हो। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे आपकी वो इनक्रेडिबल वुमेन ग्रुप के हवाले से, लेकिन आसिफ महमूद साहब, आप भी एक रिवायती सियासतदान नहीं है, किसी मतलब फैमिली लेगेसी को लेके नहीं चल रहे। 2013 से 2018 तक मेंबर पंजाब असेंबली रहे। इस वक्त जो है CM के साथ हैं और उनको एडवाइस करें अबाउट टूरिज़्म कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और पंजाब में, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। देखें, एक तो बुनियादी तौर पे जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पोर्टफोलियो मुझे पार्टी ने दिया वो प्राइम मिनिस्टर के दिल के इंतहाई करीब। ज़ाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं, बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि जितना पाकिस्तान को अल्लाह ने रिसोर्स से नवाजा है और जितना पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म का है शायद ही किसी कंट्री के अंदर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे लोकल डायनामिक्स ऐसे रहे, हालात ऐसे रहे, फिर कुछ माजी की हुकूमतों ने भी इस सेक्टर को नेगलेक्ट किया जो एक मेजर कंट्रीब्यूट कर सकता था आपकी इकॉनमी के अंदर। तो अभी प्राइम मिनिस्टर की ज़ाहिर है दिल के करीब जो चीज़ है उस पर प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी उतना है, और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं टूरिज़्म को पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, जो अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए जितना हम लोगों पे प्रेशर होता है काम का, तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि जो टास्क मुझे प्राइम मिनिस्टर ने दिया वो प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब होने की वजह से उस पर ऑन टोज ही रहना पड़ता है हमें दिन रात। हाउ चैलेंजिंग इट इज़, क्योंकि कोविड आया तो उसके बाद पूरी दुनिया में लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सब कुछ बंद हो गया, कितनी डिफ़िकल्टीज आई। अच्छा, ये तो एक तो अल्लाह का कोई ख़ास करम रहा हमारी कौम पे भी, हम पे भी, कि जिस तरह कोविड के दौरान दुनिया की मार्केट जो है क्लैश कर गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर समहाउ आया इम्पैक्ट, उसका ऑब्वियसली आना था, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना सवेयर नहीं था जिस तरह बाकी दुनिया को उसने हिट किया। तो एक तो ये है कि ड्यूरिंग कोविड भी हमें, क्योंकि हमारा तो टूरिज़म सेक्टर माजी के अंदर टच ही नहीं किया गया, तो हमें तो पॉलिसी एंड पे बेतहाशा रिफॉर्म्स लानी थी, बहुत सारे काम करने थे।
तो हमने तो अपना टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने तो पूरा इन 3 सालों के अंदर पॉलिसी एंड के ऊपर पूरा अपना होमवर्क किया। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन थी हमारी, अनएक्सप्लोर्ड साइट्स को डेवलप करना, फिर लोगों के अंदर शऊर को उजागर करना, इन सारी चीज़ों को एक कलेक्टिवली लेके चलना, ये एक चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी साइट्स जो टूरिज़्म, पंजाब की जो टूरिज़्म साइट्स हैं वो ऐसी अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं काफ़ी सारी, जिन पे हमने काम शुरू कर दिए। तो पंजाब के जो लोग हैं उनके लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरियाँ भी हैं, और एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि डिस्कवर पाकिस्तान जो है ये डायरेक्टली ये पहला इनिशिएटिव है कि जो पाकिस्तान के टूरिज़्म पोटेंशियल को दुनिया के अंदर उजागर करेगा। तो ये भी एक इसका भी जो है इस अचीवमेंट का भी जो हम अपने कोटे में डाल लेते हैं कि भी हमने हमारे टेन्योर के अंदर जो है पाकिस्तान को एक ऐसा चैनल मिला कि जो जिसके कोटे में भी जाए पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक बात। आसिफ साहब, मुझे इस हवाले से बताइएगा, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ सुन रही थी, उसमें था कि आपका डेफिनेटली पॉलिटिक्स से बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप अक्सर जब अपनी जवानी में थे, खैर आप अभी भी हैं जवान माशाल्लाह, लेकिन आप अक्सर पॉलिटिक्स पे बात किया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, करंट अफेयर पे बात करते थे, आपकी बड़ी सोच और फिक्र होती थी कि क्या कमिंग में क्या होने वाला है, किस तरह हम अपने मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। देखिए, एक तो आपके शो में आने का नुकसान ये हो गया मुझे कि मैं जवानी से निकल गया। मैंने साथ ही कह दिया, आप अभी भी चलें, राइटली सो। तो ऑब्वियसली देखें, जब हमारा जो बचपन था, जिस पाकिस्तान के अंदर जो हमने टाइम गुजारा और जो इन्वायरमेंट थी, आल्दो कि वो इतना अरसा नहीं गुजरा इस बात को, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि बड़ी मेजर चेंजेस आई। फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बताते हैं, जब पाकिस्तान बना तो एक चैलेंजिंग टास्क था। तो जो शुरू के दौर के अंदर जिस तरह पाकिस्तान मर्ज कर रहा था दुनिया के अंदर, अनफॉर्चुनेटली 80s के बाद वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुआ। तो मुझे इस चीज़ का ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी नेशनल, और मेरी क्योंकि बचपन से लगाव भी है पाकिस्तान के साथ, तो डेट ऑफ बर्थ भी 14 अगस्त है, तो वो नेचुरल एक मेरी लगाव भी है पाकिस्तान के साथ। तो लेकिन जब 2010 में मेरी बेटी पैदा हुई तो उस टाइम मेरे अंदर ये शिद्दत से आई चीज़, क्योंकि दहशतगर्दी का भी शिकार रहा हमारा मुल्क। फिर जो सिस्टम था, हम आपस में डिस्कस करते हैं चीज़ों को, हर कोई गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर लेगा या हम एक दूसरे के ऊपर चीज़ें डाल लेते हैं, अपने हिस्से का जो काम करना है वो कोई आप सही कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश प्रोग्राम के तवज्जुह से यही होती है कि हम अपने आप को जो है ठीक करें, और एक फ़र्द अगर अपने आप को ठीक करेगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरा माशरा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ प्रिसाइजली ये जानना चाहूँगा कि टूरिज़्म का इस वक्त क्या स्कोप है, मतलब क्या हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं? देखें, एक तो ऑब्वियसली जो पंजाब टूरिज़्म है, कंपैरेटिवली अगर आप पाकिस्तान के टूरिज़्म से उसका कंपैरिजन करेंगे तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन पंजाब के अंदर जो एक मिसिंग लिंक है, हमारा हेरिटेज टूरिज़्म, हमारा रिलीजियस टूरिज़्म, ये इसका बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। फिर उसके साथ साथ जो सीनिक ब्यूटी है वो भी बेतहाशा है। आप अगर पंजाब के टूरिज़्म की बात करें, जैसे मैं ये पहले बात कर रहा था कि पंजाब में तो टूरिज़्म लोग अंडरस्टैंड करते थे कि शायद मरी के बाद टूरिज़्म ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्विकली बता देता हूँ 2-3 मेजर जो इनिशिएटिव्स हैं। एक तो हम मरी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है टूरिस्ट का, वहाँ पे रश भी हो जाता है, प्लानिंग ना होने की वजह से, मास्टर प्लानिंग ना होने की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इस पर इंटरेस्ट था कि इसकी एक्सपेंशन के ऊपर काम किया जाए। तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट पोटेंशियल मौजूद था कोटली सतिया के अंदर। उसके बिल्कुल साथ एक तहसील कहूटा है रावलपिंडी ज़िला की, उसके यूनियन काउंसिल नड़ के अंदर पंचपीर रॉक्स एक बहुत खूबसूरत जगह है, वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो हमने अभी रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए फंडिंग कर दी है। टूरिज़्म हाईवे का जो एक प्रोजेक्ट जो लिंकअप करेगा मरी को कोटली सतिया के साथ, कोटली सतिया को कहूटा और देन कलर सईदा, और देन ये रावलपिंडी और लाहौर जीटी रोड के ऊपर लिंकअप हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा लोगों को ये एक मौका मिलेगा कि जो मरी जा रहे हैं उसके साथ साथ कोटली सतियां इक्वली। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसी जगह हैं जिनको डिस्कवर करने की जरूरत है। अब आ जाएं हेरिटेज टूरिज्म का पोटेंशियल, जो साल्ट रेंज है हमारी, जो जेलम से शुरू होती है, टिल्ला जोगियों से, और ये मियाँ वाली काला बाग तक ये सिलसिला चलता है। और इसके अंदर हेरिटेज टूरिज़म का, रिलीजियस टूरिज़म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाई। अलबैरूनी हेरिटेज ट्रेल का नाम हमने दिया था। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, जिसपे जितनी
हेरिटेज प्लेसेस झेलम और चकवाल के साल्ट रेंज के एरियाज़ के अंदर आ रही हैं, उनकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और इन्वेस्टमेंट प्लान हम एक फॉरेन कंपनी से करवा रहे हैं, ताकि जो भी काम करें हम प्रॉपर कंसल्टेंट्स की राय के मुताबिक करें, ताकि इन फ्यूचर हमें उन इश्यूज़, उन जगहों के ऊपर को लोकली इश्यूज़ ना फेस करने पड़े। तो ये पोटेंशियल बेतहाशा है पंजाब के अंदर भी। उसके बाद आप अगर साउथ पंजाब में जाएं तो फोर्ट मिनरो एक ऐसा हिल स्टेशन है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का अपना एरिया भी है, कोई सलमान की जो माउंटेन की जो रेंज है उसके ऊपर हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लगभग 57 प्रोजेक्ट्स हमारे ओवरऑल टूरिज़म डिपार्टमेंट के पंजाब के अंदर ऑनगोइंग हैं जो अभी चल रहे हैं, और उसमें इन डिटेल अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आपके टाइम का भी मुझे नहीं, आप सही कह रहे हैं बिलाशुबा। यही डिस्कवर पाकिस्तान की भी यही कोशिश है। हम भी अपने शो के ज़रिए यही बताते हैं लोगों को कि पाकिस्तान में सिर्फ मखसूस जगह नहीं है, बेतहाशा खूबसूरत जगह जिनको विज़िट करने की ज़रूरत है। आप जो है, एक तो 101 इनक्रेडिबल वुमेन, 101 स्टार्टअप, 101 मॉन्यूमेंट्स, व्हाट इज़ दिस? सी हमने सोचा कि पाकिस्तान जैसे इतना रिच है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुई थ्रू योर चैनल एज वेल, जिनको हम चाहेंगे कि जैसे हमने CEOs ऑफ पाकिस्तान, जब मैं बाहर थी तो काफ़ी लोगों को पाकिस्तान के बारे में इंट्रोड्यूस करना और उसकी जो फीमेल पावर है उसको इंट्रोड्यूस करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अगेन पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जा रही थी बाहर इंटरनेशनली जो उसको सेगमेंटाइज करे कि ये हमारी फीमेल जो CEOs हैं, they are doing a lot many things, they are in very important positions, taking very important decisions and doing a lot for the economy of Pakistan. So उनका इंट्रोडक्शन देने के लिहाज से फिर ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जिस प्लेटफॉर्म में वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल द डिफरेंट women who are in bigger and better places जो चेंज कर सकती हैं। दे आर द मेंटोर्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। उनके रोल मॉडल्स को लेकर हम आगे चलते हैं जिन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, वो चैलेंजेस को उन्होंने कैसे पॉजिटिव एनर्जी में चेंज किया एंड दे वर देयर। तो हमारा है कि नेक्स्ट जनरेशन, अगर हमें 30-35 साल लगे टू बी इन दिस पोजिशन, for the next generation, why they have to wait for 30-35 years? Yes. They should do it in 2 years or 3 years. So this is why we mentor them. We become their mothers, and this is 101 is basically from mother to daughter. And we We are would here- like to empower my daughters or female. They should not be only thinking about getting married and then having the next. They should be thinking about, सबसे पहले अपने आप को self sufficient करें, financially अपने आप को strong करें. They should understand about what the businesses and market is, and then go on to the next level. ज़बरदस्त। ये जब strong हो जाएगी तो मेरी आप देखोगे जैसे टूरिज्म में भी इतनी फीमेल आ रही हैं। I love that. नई जनरेशन ने इसको टेक ऑन किया। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप डिस्कवर कर रही हैं खवातीन को जो कि मतलब पोटेंशियल रखती हैं, जो बहुत कि potential empowered है। हैं, और उसके ज़रिए दुनिया को हम बता सकते हैं कि पाकिस्तानी women is Yes. as empowered as Oh yes. अभी Again, the मज़ीद word हम, empowered. We are already empowered. Exactly. We are not asking for Alhamdulillah, empowerment, alhamdulillah. right? हमें देखो हमारे पूरे रिलीजन ने empower किया हुआ है। हमारी अपनी कंट्री के हमारा जो ये पूरा निसाब है status उसने हमें empower किया। यहीं से So we don't continue beg for करेंगे हम। empowerment. We are already been protected and been given एग्जैक्टली, that. बिल्कुल ठीक। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़िशान, मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एजुकेशन एंड एजुकेशन? देखिए, जब हमने जो लोअर तबका है उसको जब हमने अपग्रेड करना होता है तो हमने उसको एलिनेट नहीं करना उसी के कल्चर, उसी की फैमिली वैल्यूज़ के साथ। तो हम उनको कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने झुग्गियों के बच्चों को बहुत लिया या उनकी फैमिलीज़ को लिया और हमने उनको ट्रेन किया और अपग्रेड किया, लेकिन हम इतना अपग्रेड नहीं कर सकते कि वो अपने ही माहौल, अपने कल्चर, अपने फैमिली से दूर हो जाए। हम उनको डिस्कनेक्ट नहीं करना। डिस्कनेक्शन उनके लिए हार्मफुल होगा क्योंकि वो अपने कल्चर में वापस नहीं जाना चाहिए। तो फंक्शनल एजुकेशन क्या होती है कि हम उनको इतना कर दें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। हमने उनसे मैट्रिक नहीं कराना, तो हमने उनको स्किल देनी है, स्किल ट्रेनिंग देनी है। स्किल ट्रेनिंग में जैसे हमने उनको लिया तो फिर उनको हमने ए टू जी मनी के बारे में पहले बताएं, छोटे छोटे वेंचर्स के बारे में बताएं। हर एक देखें, आजकल की जो खातून है ना, वो सिलाई मशीन भी नहीं लेना चाह रही होती, वो भी कहती है कि मुझे कोई नई चीज़ बताएं। सही। तो हम आजकल उनको सोशल मीडिया के ऊपर लेकर जा रहे हैं, जैसे घर में बैठ के वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। So basically educating them to be Functional. an entrepreneur. Entrepreneur, to be self-sufficient, stop begging, do something better. गुड That's गुड। great. That's great. अच्छा, ये बताइएगा 101 incredible startup,
दिस इज एक्चुअली आपने क्या 101 स्टार्टअप्स शुरू किए हैं? नहीं, देखिए 101 जैसे इनक्रेडिबल सीईओज ऑफ पाकिस्तान है, दैट सेगमेंट इज ओनली फॉर फीमेल। फीमेल सीईओ, ठीक है, जो स्टार्टअप है वी डिडंट वांटेड टू लेट गो ऑफ द अदर जेंडर एज वेल, वी लव देम एज वेल, और हमें चाह रहे थे कि वो भी हमारा पार्ट एंड पार्सल रहें, क्योंकि जब से ये कोविड आया, कोविड में इतनी बर्डिंग ऑफ ये इनोवेटिव आइडियाज़ आए एंटरप्रेन्योरशिप के, जिसमें बेतहाशा मैं कहूँगी स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज गोअर्स और बहुत से आप जैसे जो लोग हैं उन्होंने इतना कुछ करना शुरू कर दिया था, बट दे नीडेड अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस व्हाट दे आर डूइंग, दे नीड टू बी एडवर्टाइज्ड अबाउट देमसेल्व्स, सो वी मेड दैट प्लेटफॉर्म जहाँ आके वो अपने बारे में बताते हैं, अपने नए वेंचर के बारे में बताते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस और मुश्किलात उनको मिल रही हैं वो बताते हैं, क्या उन्होंने अपनी पेटी कैश जो उनको घर में मिलता था मनी, उससे हमने कैसे शुरू किया, उन्होंने अपने ही घर में एक बच्चे ने किया था umar.com, उसमें क्या है umar.com में कि जी फ़ोन कर देते हैं तो वो उनके घर पहुंच जाता है, उनसे स्लिप ले लेता है जो उनकी ग्रोसरी वगैरह है और बाजार से जाके उनको ला के दे देता वेरी है। नाइस, क्रिएटिव, सो उसने अपना ही लाइक छोटी छोटी चीज़ें, बट सच अ लवली आइडिया कि उसमें किसी ने न्यूज़पेपर है, किसी ने घरों में लोगों के बुजुर्ग रह रहे हैं, एंड अगेन मियाँ बीवी दोनों काम पे जा रहे हैं, तो द किड्स बिकॉज ऑफ द कोविड दे वर अराउंड, सो दे गेव देम टाइम। मुझे आपकी बल्कि वाली बात बहुत अच्छी लगी कि डिस्क्रिमिनेशन तो होनी भी नहीं चाहिए, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, एथनिकल डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई भी। अच्छा, जिस तरह दे आर वर्किंग स्टार्टअप्स और ख़ास तौर पे ख़वातीन, अभी इन्होंने बात की कि टूरिज़्म के अंदर भी दे वांट के ख़वातीन टूरिज़्म के हवाले से जो है आगे आएँ उस बिज़नेस के अंदर, वो भी अपना हिस्सा डालें। गवर्नमेंट किस हद तक जो है सपोर्ट कर सकती है इन लोगों को, फैसिलिटेट कर सकती है? तो बुनियादी तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी, कि हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, और हमारा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट सेक्टर का काम सिर्फ रेगुलेटरी वर्क तक महदूद होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हमारा जो अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म पोटेंशियल साइट्स हैं उनको जब हम डेवलप करने जा रहे हैं तो हम कैबिनेट से एक पॉलिसी अप्रूव करवा रहे हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली उन्हें वर्क करना पड़ता है। तो अभी कैबिनेट से हमारी एक पॉलिसी अप्रूव हो रही है जिसमें हम इंशाल्लाह अपने तमाम ही रिज़ॉर्ट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑफ़र करेंगे। ना सिर्फ रिज़ॉर्ट्स ऑफ़र करेंगे बल्कि वहाँ पे जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन के लिए जितना मैकेनिज़्म मौजूद होता है, चाहे वो किड्स राइड्स के हवाले से हो, अभी हम ग्लैम्पिंग पॉड्स इंस्टॉल कर रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ टूरिस्ट साइट्स के ऊपर, इग्लोज इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर राइड्स मुख्तलिफ किस्म की। तो उसमें ऑब्वियसली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो तो ऑब्वियसली नहीं हम कर सकते, तो हम तो एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम तो ऑफर कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को। यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है वो गवर्नमेंट करेगी और प्राइवेट सेक्टर उसको लेकर जो है देखिए कुछ तो एसेट्स हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको भी हम प्राइवेट सेक्टर को ऑफर करेंगे कि वो चलाएं उसको। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ऑब्वियसली होगी, फिर उसकी मेंटेनेंस, उसकी उससे जो रेवेन्यू जनरेशन होगी उसमें गवर्नमेंट का भी ज़ाहिर ऑब्वियसली उसमें बेनिफिट होगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस तरह के ट्रेंड्स पास्ट के अंदर मौजूद नहीं रहे। मैं अगर सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो जो गवर्नमेंट के जितने रिजॉर्ट्स थे वो तो सरकारी अहदेदारों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए मखसूस थे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के मुताबिक 176 जो रिजॉर्ट पंजाब के अंदर है वो पब्लिक के लिए ओपन है। ये वो रिजॉर्ट्स थे कि जो लाखों करोड़ों की तादाद में मंथली डेफिसिट के अंदर जा रहे थे। अभी ज़ाहिर है उनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब प्राइवेट सेक्टर को आप ऑफ़र करते हैं तो लोकल कम्युनिटी को वो जॉब्स ऑफ़र करते हैं। तो इससे ऑब्वियसली जो हमारी एक पॉलिसी एंड पे जो रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो ग्रास रूट लेवल पे जाएगा, तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। तो ख़वातीन तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। ये जो एक तासर दिया जाता है कि शायद ख़वातीन एम्पावर्ड नहीं है, मर्द एम्पावर हैं, तो मैं तो अक्सर असेंबली में भी ऑन अ लाइटर नोट कि मैं असेंबली में भी ये जब खातून को खड़ी होकर बात करती थी कि ख़वातीन को एम्पावर करें तो मैं ये पूछता था कि कितना एक एम्पावर करना है। अच्छा आसिफ साहब मुझे जी ज़रूर जैसे भी कहा कि इनमें औरतों को आना चाहिए। जस्ट टू करेक्ट यू, औरतें ऑलरेडी हैं। वी एज फीमेल हैव बीन कंडीशनड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू होस्ट इन आवर हाउसेज। हम गेस्ट को रिसीव करते हैं, एंटरटेन करते हैं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल, तो जब कंट्री में कोई आ रहा है तो हम उसमें 100% इन्वॉल्व हैं। अगर आप हैंडीक्राफ्ट को लेते हो या जहाँ भी आप देखोगे
तो औरत मौजूद है टू रिसीव द गेस्ट, शो देम द बेस्ट पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, द रिचेस्ट पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल देयर। एग्जैक्टली। Very good. अच्छा आसिफ साहब, मैं इस जानिब आना चाहूँगी, टूरिज्म की आपने बात की। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी आता है, एडवेंचरस टूरिज्म भी आता है, तो उस हवाले से कोई आपके नए प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, स्ट्रेटजी कोई नहीं ला रहे हैं? एक तो पाकिस्तान का अलमिया ये रहा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट के काम करने से नहीं होता। टूरिज्म की बहुत सारी इकसाम है। जी, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली जिन कंट्रीज़ के अंदर डेवलप्ड टूरिज्म का मॉडल मौजूद है, उसका अगर आप ये देखें कि इवन जो एक आम शहरी है उसमें भी ये सेंस होती है कि उसने अगर अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो टूरिज्म मॉडल को वो अपने जहन में रखता है, या वो उस थीम को अपने एटलीस्ट अपने माइंड में रख के उसकी डेवलपमेंट करेगा। तो जब एक चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं थी एक मुल्क के अंदर, तो उसका ऑब्वियसली पहले तो उसकी बेसलाइन हमें दुरुस्त करनी है। जब बेस उसकी बन जाएगी, मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल हमने पॉलिसी एंड पे आलमोस्ट अपना तमाम काम किया है। एक टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी का क्याम, पहली दफ़ा पंजाब के अंदर एक डेडिकेटेड टूरिज्म का डिपार्टमेंट ही नहीं था, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया है। बट जैसे आपने कहा कि रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, तो अभी इस हवाले से भी कोई रेगुलेशंस आ रही हैं, कोई फैसिलिटेट करने जा रहे हैं ताकि मेडिकल टूरिज्म जो है, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया भर में सर्व कर रहे हैं, तो उनको कोई ऐसी देखें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? उसमें मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं आपको जिस तरह ये बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट्स की ना, हमारे यहाँ टूरिज्म का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फिर डिपार्टमेंट्स की चीज़ों के अंदर ओवरलैपिंग है, जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा थी। तो जो टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाई, उसमें कम बेश को 7 से 8 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो हम उस अथॉरिटी के शेल्टर के नीचे ले आए, ताकि वो एक अम्ब्रेला के नीचे बैठ के वो एक पॉलिसी डिसीजन जो हो वो सबकी कंसेंट से हो और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो। तो ऑब्वियसली उसमें मेडिकल टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म, अब औकाफ आपके रिलीजियस टूरिज्म को देख रहा है, वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड आपकी माइनॉरिटी साइट्स को देख रहा है, कल्चर आपका इंफॉर्मेशन के साथ है। तो ये एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। जी, टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी जब हमने बना ली तो वो इस्टेब्लिश होगी, उसका ऑर्डिनेंस हो गया, अब उसकी रेगुलेशंस हम उसको फ्रेम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि महीने 2 महीने के टाइम लाइन के अंदर ये फ्रेम हो जाएंगे, तो उसके बाद जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसमें कैटर बिल्कुल होंगी। ठीक है। हमारे गेस्ट रहेंगे हमारे साथ और कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, और उस जगह को बनाएंगे हम टॉप ट्रेंड, जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई है। और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ट्रेंडिंग टुडे। जी, आज सेगमेंट हमारा ट्रेंडिंग टुडे, और जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर हम सब एक हम ख्याल लोग हैं और हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को हम किसी ना किसी तरीके से सर्व करें अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर रहकर, और पाकिस्तान की खूबसूरती जो है वो दुनिया के सामने रखें। तो ये सेगमेंट हमारा है ही इसलिए। और नजफ़, मेरे ख्याल से कि हमारी कौम में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि हम सबसे बड़ी हमारे पास जो तादाद है वो यूथ की है, सब सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस सेगमेंट में आपने करना यह है कि ट्विटर पर हम सब के साथ मिलकर जो है टॉप ट्रेंड बनाना है आज के इस खूबसूरत इलाके को, जिसकी हमने आपको सैर करवाई थी। करना आपको सिंपल ये है कि ट्विटर पर जाना है और लिखना है और टाइप करना है #discover कुमराट वैली, #discover पाकिस्तान, #The Morning Show HD, और इसको बना देना है टॉप ट्रेंड। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है लेकिन आपको ट्वीट करना नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पैटर्न कि किस तरह आपको ट्वीट करना है। इसके साथ साथ अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं भी है तब भी आपने परेशान नहीं होना। आप फेसबुक पर जाइए, अपने इंस्टा अकाउंट पर जाइए और वहाँ पर जाके बना दीजिए इसको ट्रेंड। जिस तरह नजफ़ ने कहा, चंद सेकंड की बात है और हम पाकिस्तान से इतना कुछ लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें गिव बैक करना चाहिए। आसिम महमूद साहब ने और ज़ीशान ज़हरा साहिबा ने भी जो है ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियल, तो आप इनके ट्वीट को भी रीट्वीट कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आज हम कुमरात को जो है वो टॉप ट्रेंड बना देंगे ट्विटर के ऊपर। और अगर ट्विटर नहीं है तो इंस्टा और फेसबुक के ऊपर आप और जो है बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। नाउ इट्स हाई टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया है, नवाजा है। आपके पास फ्री टेरिटरी है जहां पे आप अपनी मर्जी से रहते हैं, जीते हैं, फैमिली के साथ ग्रो करते हैं। तो वहां पर आप पाकिस्तान को अगर गिव बैक करेंगे तो कुछ गलत नहीं है। उससे प्यार कीजिए, और प्यार का इजहार आप ऐसे ही कर सकते हैं उसको बना के टॉप ट्रेंड। एग्जैक्टली ऐसा ही। बहुत शुक्रिया ज़ीशान ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, इट्स लवली टू हैव यू। और आपकी पूरी मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पहला पाकिस्तान का ऐसा चैनल जो इंशाल्लाह टूरिज्म पोटेंशियल को
दुनिया के अंदर रोशनास करवाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्रिसाइज टाइम था। आप लोगों से तो मजीद भी हम हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग दोबारा आएँ ताकि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करें। बिल्कुल। और जिस तरह की हम सब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टूरिज्म जो है उसमें बेतहाशा पोटेंशियल, उसको आगे बढ़ाएं। सर थैंक यू वेरी मच Thank you. हमारे शो पे आने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मजीद अहम सेगमेंट्स भी होंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक से पहले तो आपने मॉर्निंग गेस्ट को देखा, उनकी गुफ्तगू मुलायजा किया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इंस्पायरिंग वुमेन। तो जी इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक इंस्पिरेशनल वुमेन से। तो आपको बताते हैं कि आज हमें स्टूडियोज़ में किसने ज्वाइन किया है। ये जो है नेशनल एथलीट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसके साथ साथ स्कूबा डाइवर हैं, और ये इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। माउंटेनियर भी हैं, मास्टर्स ऑफ एविएशन है, पायलट बाय प्रोफेशन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, और अगर कहा जाए वन वुमेन्स आर्मी तो गलत नहीं होगा। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फातिमा नासिर ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू। बल्कि मैं तो फातिमा आपको ये कहूँगा, यू आर अ वंडर वुमन। किस तरीके से आप इतने सारे काम एक साथ कर लेती हैं? बस मैनेज करना पड़ता है, शौक है। अच्छा, जबरदस्त। बट इतने ज्यादा शौक एक साथ? जिंदगी है, कुछ पता नहीं। अच्छा, To do anything. क्या Right. विजन है इसके पीछे आपका? मतलब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी सीखना है, ये भी स्किल होनी चाहिए मेरे पास। क्या विजन है आपका? I'm basically inspired by my father and a lot of adventures I've been through all my childhood and then अब बड़ी स्टेज पे आके सारे प्रोफेशनल लेवल पे जंप कर गए, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बचपन में कहीं स्विमिंग की है तो वो आज नेशनल स्विमर में बन जाऊंगी। तो इसी तरह मजीद मेरे So it शौक, all started, सबसे पहले स्विमिंग से स्टार्ट हुआ। स्विमिंग, taekwondo, राइडिंग, आई सी। टेनिस। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइए, आप पाकिस्तान की फर्स्ट फायर ब्रीदर भी हैं, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इस हवाले से तो आप डिटेल में बताइए। बेसिकली फायर ब्रीदिंग जो थी एक बहुत बड़ी थ्रिल थी मेरे लिए। अच्छा। एंड आई एम एन एड्रेनलिन जंकी, और थ्रिलिंग चीज़ों के पीछे इज़ लाइक अ वेरी आई गेट माउथ वाटरिंग। इसी तरह फायर ब्रीदिंग वाज समथिंग न्यू एंड आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय इट। आई वाज लाइक कि यार ये सीखना है, मैंने करना है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की, प्रॉपर काम किया, फिर देन आई गॉट टू नो हाउ इट्स डन एंड देन आई परफॉर्म्ड इट एज वेल एंड देन इवेंचुअली मुझे टाइटल मिल गया था पाकिस्तान की पहली ख़वातीन है जो ये। ऑब्वियसली लोग इस तरह के काम नहीं करते, लड़कियां इन चीज़ों में नहीं आती, उनको खौफ भी होता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन आपने ये कर दिखाया और ये बहुत ही अच्छा, सरप्राइजिंग था। एग्जैक्टली। बल्कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान है और मेरे ख्याल से इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि इसके लिए कोई ख़ास तौर पे ट्रेनिंग लेना पड़ती है एंड हाउ चैलेंजिंग इट इज़? बिल्कुल। ज़िंदगी में कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी थ्योरी पे जाएं, आप उसको प्रैक्टिकली करें, आप उसको एक दफ़ा समझें। चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ करना। तो इसी तरह मैंने चीज़ को समझा, मैंने रिसर्च की उसके ऊपर, मैंने प्रॉपर डिटेलिंग उसके ऊपर करने के बाद मैंने चीज़ परफॉर्म की। ठीक है, सेफ्टी कीपिंग इन माइंड। तो इसमें क्या केरोसिन ऑयल होता है जो आप मुंह में लेते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आप निगल लें या पी लें थोड़ा सा, फिर ये काफ़ी सारे डायनामिक्स बीच में आ जाते हैं। अगर आप मिट्टी का तेल थोड़ा सा पी लेते हो, लिटिल बिट टी स्पून और समथिंग, इट इज़ नॉट इफेक्टिव। लेकिन हाँ, अगर एक बॉटल पी रहे हो तो दैट्स सुसाइड, दैट्स वेरी हार्मफुल। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे आग लगाने के हवाले से, तो फिर आपने जिक्र किया था आग बुझाने के हवाले से, तो उस हवाले से बताइए। आग बुझाने में जब मैंने सीखा आग लगाना तो मैंने फिर ये भी सीखा कि हाउ टू पुट ऑफ फायर एज वेल। आई डिड माई एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम हसीन हबीब एंड द बेसिक एज वेल, एंड देन आई टीच फायर एज वेल पीपल। लोगों को सिखाना कि हाउ टू पुट ऑफ फायर, एक्सटिंग्विशर्स की टाइप, एंड घबराना इट्स नहीं वेरी है क्या इंपॉर्टेंट, कुछ। क्योंकि आए रोज़ Exactly. इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए आप उनकी गाइडेंस के लिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं और जिनको ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट से बचा जाए, और अगर हो जाए तो फिर कैसे प्रिकॉशन मेजर्स जो है फौरी तौर पे अपनाने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमारे पास फायर सेफ्टी कंपनीज आ जाती हैं जो बनी ही इसलिए कि लोगों को सेफ्टी फराहम कर सके रिगार्डिंग फायर। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच इज़ दैट आपके पास एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए घर में हमेशा। अगर वो नहीं है तो देन देयर इज़ अ फायर ब्लैंकेट, फायर अलार्म्स। अब मेरे ख्याल DHA के सब घरों में इट्स नेसेसरी कि फायर अलार्म्स होने चाहिए। स्प्रिंकलिंग सिस्टम, ये सब बनाए इसलिए कि आपके घर की सेफ्टी हो।
गर्मियाँ आ गई हैं, एसी है, हैवी इलेक्ट्रिसिटी सारे घरों में चल रही है, वायर्स शॉर्ट सर्किट कर जाती हैं, आग लग जाती है। इसी तरह सर्दियों में हीटर चला रहने देते हैं। इवन मेरी फैमिली के अंदर जो है एक इस तरह का अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसके नतीजे में जो है मतलब एक मिसहैप हुआ और बहुत हमारे जो अजीज़ व अकारिब हैं करीबी उनकी ज़िंदगियाँ भी नहीं रहीं। तो ये इसलिए मैं आई एम वेरी मच कंसर्न कि अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो फौरी तौर पर आप किस तरह बचा सकते हैं, क्या फ़र्स्ट एड करनी चाहिए? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा होता है किसी को आग लगे वो बज़ाहिर ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है आपके इंटरनल बॉडी पर, तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। देखिए जब आग लग जाती है ना, आग बेसिकली 3 चीज़ों से बनी होती है, इट्स ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। ठीक है, अगर आप ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर इस ट्रायंगल में से किसी भी चीज़ को कट ऑफ कर दें तो फायर नहीं होगा। यानी अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही आग को तो फिर वो बंद हो जाएगी। अगर फ्यूल नहीं है, यानी कि लकड़ी हो जाए, कपड़ा हो जाए, वो नहीं है तो फिर आग नहीं लगेगी। अगर ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, लेकिन हीट नहीं है यहाँ पे, तो वो फायर नहीं लगेगा। यू हैव टू पुट ऑफ एनी वन थिंग फ्रॉम इट। अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि रेत पड़ी होती है बकेट्स के अंदर, वो इसलिए होती है, या फिर एक्सटिंग्विशर्स। अगर इंसान को आग लगती है तो उसके लिए स्पेशल कुछ गैसेस, कुछ केमिकल्स बने होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि इट्स वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे हमें आग लगती है, हम बर्फ़ लगाते हैं कि सबसे ठंडी चीज़ लगानी चाहिए, इसी तरह कुछ हमारे पास आ जाते हैं एक्सटिंग्विशर्स। और उसके बाद हमारे पास जो रेत होती है वो उसका भी मकसद यही होता है कि आग बुझा देना। ब्लैंकेट्स होते हैं, फायर ब्लैंकेट्स, कि ये ट्रायंगल जो है ना बेसिकली हमने स्टॉप करना है। अच्छा फातिमा, आपकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आपने कहा कि सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, हमें स्किलफुल भी होना चाहिए, हमें स्किल्स भी सीखनी चाहिए। तो व्यूवर्स को कोई, आप अपनी जैसी ख़वातीन को, आज की आप हमारी इंस्पायरिंग वुमेन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जज्बा, वो एक आपको होता है ना कि कुछ क्लिक नहीं आपको कर रहा होता, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? वेल, बीइंग अ फीमेल इन पाकिस्तान, आई रियलाइज़ कि हमारे पास ना टाइम बहुत कम होता है ज़िंदगी इंजॉय करने का। हमारे पास लेट्स से हमारा एक टाइम स्पैन टू लिव आवर लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज इवेंचुअली आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। By the time you're 28, you get married, and then by the age of 32 or something, you have kids. Then they're your responsibility, and by the age of 50, 55, maybe वहाँ कहीं जाके आपकी ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हटती है। देन यू आर ओल्ड, अब बूढ़े हो जाते हो ना, आपके जिस्म आपका साथ देता है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं रहते आप। एग्जैक्टली। तो ये जो 18 से लेके आपके पास 26, 28 का टाइम होता है, बाय द टिल द टाइम यू गेट मैरिड, यू हैव द पीक आवर्स ऑफ योर लाइफ टू एंजॉय इट। आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है, मे बी बाद में आपको एक अच्छा घर मिल जाए जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले, जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन पाकिस्तान नहीं मिलती है हमें। तो हमें ये सिर्फ रियलाइज़ करना होता है कि हमारे पास अब वक्त है, हमारे पास ज़िंदगी है, हमारे पास जान है, हमारे पास इन चीज़ों को एंजॉय करने का टाइम है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, बिकॉज ये पैसा, गाड़ी, घर आता रहेगा, लेकिन जो एक टाइम निकल गया, अब जवानी निकल जाएगी ना, वो दोबारा नहीं आएगी। अच्छा, वैसे तो आमतौर पे जो हमारे कन्वेंशनल हाउसेस हैं वहाँ पर बच्चों को कहा जाता है बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपके पेरेंट्स भी कुछ ऐसे ही कहते थे, या आपका भी कुछ ऐसा ही ख्याल था कि बड़े होकर कुछ बनेंगे, या पहले ही था कि मुझे ये सारे काम करने हैं? नहीं, कुछ खास नहीं था। माई पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, सो आई बिकेम एन फिजियोथेरेपिस्ट। दैट वाज वेरी क्लोज टू द फील्ड आई एम इन नाउ, बिकॉज मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करती हूँ, एथलेटिक्स एंड एडवेंचर्स कह रहे हैं एथलीट में। तो फिजियोथेरेपिस्ट इज़ द नियरेस्ट टू माई फील्ड, सो आई चोज इट कि मेरे लिए आसानी होगी पढ़ाई में। माई पेरेंट्स डिड वांट मी टू बी अ थेरेपिस्ट, लेकिन आई एम मोर ऑफ अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन, एंड लेकिन मैनेज हो जाता है। अच्छा, स्कूबा डाइविंग का आमतौर पर समझा जाता है कि पाकिस्तान में तो शायद ये होता ही नहीं है स्पोर्ट्स, बट लेकिन अब पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे हो रहा है। ये किस हद तक जो है थ्रिलिंग था, इसमें कहाँ तक आई, और अब क्या इसमें भी इसकी ट्रेनिंग देती हैं आप? मैं ट्रेनिंग नहीं देती, लेकिन जैसे कि हम इंसान हैं और इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी जो है ना इज़ व्हाट ड्राइव्स हिम। मेड बी फायर, मेड बी अर्थ, एयर और वाटर। क्यूरियोसिटी जो चीज़ होती है ना, इंसान को बड़े से बड़े काम करने पे मजबूर कर देती है। सिमिलरली आई हैड द क्यूरियोसिटी टू नो व्हाट इट्स लाइक टू ब्रीथ अंडर वाटर। मैंने इंडस स्कूबा से अपना कोर्स किया मुस्तफ़ा ज़ाहिद का, और वहाँ से आई गॉट टू लर्न अबाउट इट, एंड देन मुझे थ्रिल, अब मुझे उस चीज़ की लत लग गई कि यार पानी के अंदर जाके सांस लेना और एक्सपीरियंस करना इज़ अ होल न्यू एडवेंचर, देयर इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड अंडर वाटर। क्योंकि जब मैंने किया तो मुझे पानी के बिल्कुल अंदर काफ़ी डीप जाके ना, इट्स लाइक 33 फीट अगर आप कह लें,
जो पहली सांस आप लेते हो, क्योंकि आपको लगता है पानी में सांस नहीं ले सकते, लेकिन देयर इज अ रेगुलेटर इन योर माउथ एंड देन यू ब्रीथ एंड देन यू आर लाइक शिट, दुनिया बदल गई। क्योंकि आपको मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं, आपको सारी वो अंडर मरीन लाइफ नज़र आ रही है, और आप सरप्राइज होते हो कि कभी ज़िंदगी में सोचा Something नहीं next level, था। हाँ। हाँ, हम पानी को ऊपर से देख लेते, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, इट्स अ न्यू वर्ल्ड बिल्कुल। तो मुझे ये बहुत, इसका, मैं स्विमर तो थी लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया, और फिर मैं इसको आगे से आगे करती रही, और वो अभी तक शौक में कंटिन्यू है। ज़बरदस्त। अच्छा फातिमा, इस हवाले से मुझे बताइएगा, क्यूरोसिटी की आपने बात की, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मतलब करना चाहती हैं, रह गई हैं, सोचती हैं तो ये करना है अब? काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। आई नो मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ ज़िंदगी में, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी मैंने पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, टोर ग्लाइडिंग, इन्हें बेसिकली कोर्सेज करने, स्काई डाइविंग लिस्ट बनाई हुई है कि मेरा ये रह गया। आई नो देयर इज सो मच इन पाकिस्तान। आई मीन आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, आप वहाँ से Exactly. साइकिलिंग कर सकते हो इस्लामाबाद से लाहौर, इट्स नॉट दैट लॉन्ग, एंड देन यू हैव दी स्काई एडवेंचर। स्काई डाइविंग नहीं होती पाकिस्तान में, बस आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि इट्स नॉट दैट लॉन्ग इस्लामाबाद से लाहौर साइकिल पे जाना, बट कभी एक्सपीरियंस किया है इस तरह के? मैंने डाउनहिल किया हुआ है। मैंने लाइक मेरी नॉर्मल जो साइकिलिंग होती है वो होती है 65 टू 90 या 80 किलोमीटर्स दिन में कर लेती हूँ मैं। आई सी। तो इस्लामाबाद से यहाँ पे लग जाते कोई आई थिंक 8 घंटे 9 घंटे लग जाते हैं, कि सुबह से शुरू करें शाम तक पहुँच जाते हैं। हैव यू ट्राइड इट और नॉट? नॉट येट। अच्छा ठीक, ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि पैराग्लाइडिंग आपने करनी है, लेकिन आप फ्लाई तो करती हैं, और मेरे ख्याल से इसका भी शौक है आपको? यस, मुझे फ्लाइंग का शौक था हमेशा से, है अभी भी, और हाइब्रिड एविएशन से फिर मैंने अपना एक शॉर्ट कोर्स किया लाइक एज अ जूनियर पायलट, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया फॉर बीइंग अ कमर्शियल पायलट। सो एवरीथिंग इज़ इन लाइन, एवरीथिंग इज़ इन प्रोसेस। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, डेफिनेटली आपने विजिट किया होगा। कौन सी ऐसी ज़्यादा स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे आप जा चुकी हैं लेकिन दोबारा जाना चाहती हैं? I've spent like 5 years in the northern areas, मुज़फ़्फ़राबाद। मैं वो प्रेफर इसलिए करूँगी क्योंकि वहाँ पे ना इंसान नेचर के साथ बहुत क्लोज हो जाता है, यू रिकनेक्ट टू दी नेचर। आप अब यहाँ पे जैसे लाहौर में हमारे पास इतना नेचर नहीं है, सड़कें हैं, कंक्रीट है बिल्कुल। सिमिलरली इन द साउदर्न एरियाज़, कोयटा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए लोग क्यों जाते हैं, बिकॉज वो नेचर से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, उनको बहुत अर्थली फील होता है। आपकी नेगेटिव एनर्जीज आर सो यू नो डिस्पर्स्ड एट दैट टाइम कि आप कहते हैं कि वहाँ सुकून से टाइम गुजार के वापस आएँ। तो I would prefer going to the northern areas so I can be, you know, really close to nature, really close to being a very neutral and positive person. It's a beautiful place. अच्छा, तो आप यू आर वेरी एडवेंचरस एज वेल। मज़ीद पाकिस्तान में मतलब कितने अरसे बाद, एक तो ये बताइएगा, ट्रैवल करती हैं, और क्या नागा पर्वत या K2 बेस कैंप वगैरह जाने का, इसका भी एडवेंचर लेने का कोई प्लान है या कोशिश की है? Inshallah, if I get the right sponsors. बेसिकली मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स जो किया था, जो वो इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, वहाँ से कोर्स करने के बाद मेरे अंदर और इस चीज़ का जज्बा आ गया, क्योंकि माय फादर स्टोरीज फ्रॉम सियाचिन वर द मेन इंस्पिरेशन। और फिर उसके बाद मैंने कहा यार मैंने भी जाना है, मैंने एक्सपीरियंस किया, फिर मुझे उसका भी एक कहने लत लग गई कि यार ये भी करना है, बिकॉज वो थ्रिल इतनी ज़्यादा है, वो ऐसी चीज़ें जिसमें लोग इतना नहीं आते हैं। इंशाल्लाह इन अ फ्यू मंथ्स जैसे मेरे पास इक्विपमेंट पूरी हो जाएगी, सारी तैयारियाँ, माउंटेनियरिंग, आप माउंटेनियरिंग, डाइविंग, पोलो और इस तरह की चीज़ों में आप इक्विपमेंट का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर इक्विपमेंट ठीक नहीं है तो यू एंड अप किलिंग योरसेल्फ इवेंचुअली। सिमिलरली माउंटेनियरिंग में भी होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, इक्विपमेंट टूटी हुई है, जूते सही नहीं है, तो कुछ अर्से में आई वुड बी क्लाइंबिंग अप ऑन द माउंटेन्स एज वेल। हर स्पोर्ट के अपने एक चैलेंजेस हैं, और बट उन्हीं चैलेंजेस से निम्बर्द आज़मा होना जो है वही आपको एक वंडर वुमन बनाता है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स लवली टू हैव यू। और हमारे पास हैं बल्कि अभी फातिमा नासिर, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर्स। अभी वक्त हुआ है नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाने का, और इस सेगमेंट का नाम है थम्स अप। जी, सेगमेंट है हमारा थम्स अप, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वो रोशन सितारे जो हैं वो आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं। बहुत ही टैलेंटेड, होनहार बच्चे
जो कि ऐसा काम करते हैं जिससे हमें भी फ़ख्र होता है। आज जिस बच्चे के बारे में आपको हम बताएंगे, ये सिर्फ 18 महीने के हैं। मोहम्मद अय्याद इनका नाम है और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा चुके हैं। इन्होंने किया क्या है, 283 ऑब्जेक्ट्स को इन्होंने मेमोराइज किया और रिकग्नाइज किया। कितने मिनट्स के अंदर? सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर, मतलब 3 मिनट्स के अंदर 8 महीने का बच्चा 283 ऑब्जेक्ट्स रिकग्नाइज करे। दिस इज़ अमेजिंग। और बनता है इनका कि उस बुक के अंदर इनका नाम हो, और ये इतनी अमेजिंग सुपर बात है कि मतलब आप ब्लेस्ड हो इस हवाले से। और मैं आपको बताऊं कि नजफ, मुझे इतना अच्छा लगा कि इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे समझदार बच्चा जो है वो एक पाकिस्तानी है। तो मोहम्मद अय्याद, हमें आप पर फख्र है एंड वी वांट टू से यू थम्स अप। थम्स अप। इसी तरह बढ़ते जाइए और एक्सप्लोर करते जाइए। और मज़े की बात ये, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सलमान डायनासोर्स हैं, वो सी एनिमल हैं, सी मॉन्स्टर्स हैं, और भी बहुत सारी नेचर वाली चीज़ें हैं जो कि बच्चा रिकग्नाइज बड़े टाइम बाद तो करते हैं। लेकिन ये ब्लेस्ड अभी तो आप 18 महीने के हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली 8 जिंदगी दे। महीने का ये जो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, वो इंशाल्लाह जब बड़ा हो जाएगा सलमान, तो वो बहुत कुछ करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आप इसी तरीके से गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाते रहें ताकि हम बार बार आपको कहते रहें थम्स अप। थम्स अप। तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है हम मजीद अहम सेगमेंट्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फैशन क्रेज। तो जी, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं फैशन के हवाले से, क्योंकि लोग आजकल बहुत क्रेजी हैं फैशन को लेके। उनको शौक होता है कि हम अच्छे भी दिखें, और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत है, तो उसको भी आपने बैलेंस करना होता है। तो आप बताते हैं इस हवाले से कि आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है फैशन मॉडल हैं, पिछले 1 साल से मॉडलिंग की फील्ड में है, शौक से आई हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। वेलकम करते हैं कंवल अमीर खान को। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं कंवल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, इतना तो इंट्रो में मैंने बता ही दिया कि आपका शौक था और आप मॉडलिंग में। इस हवाले से बताइएगा, एक्टिंग का भी शौक रखती हैं, ड्रामा में आने के चांसेस हैं आपके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शौक तो है। ठीक और है। इन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आई हैं, लेकिन अभी मैंने इस तरफ अभी इतना नहीं ध्यान दिया। बिल्कुल एक फैशन की तरफ ही किया हुआ है, मॉडलिंग की तरफ ही खुद को रखा हुआ है। इंशाल्लाह अभी आपका फोकस यानी कि मॉडलिंग है। अच्छा, ये बताइएगा, फैशन क्या है आपकी नज़र में और किस किस्म का फैशन फॉलो करती हैं? मैं कहती हूँ कि फ़ैशन फॉलो करने के लिए आपका ग्रूमिंग मैटर करती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपकी लुक मैटर करती है, और सबसे ज़्यादा कि आपने जो पहना है आप उसको कैसे कैरी करते हो। अच्छा, कैरी करने की आपने बात की है, मुझे ये बताइएगा कि आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है कि ड्रेस को कैरी कैसे करना है, आउटफिट को कैरी कैसे करना है, या आपके अंदर इनबिल्ट था स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि टीवीज़ हम अक्सर ड्रामास में देखते हैं ज़्यादा, ये टीवी जो शो होते हैं मॉडलिंग के हवाले से, ये बचपन से ही देखती आ रही थी मैं। फैसिनेट करते तो मेरी मम्मा ने भी मुझे देख के कहती थी, कंवल कि मतलब तुम्हारी हाइट अच्छी है तो तुम तो इस फील्ड में जाओगे तो तुम तो कैरी कर सकती हो। तो मैं कहती थी जी मम्मा मैं कर लूँगी। तो फिर वो जैसे ही मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट की डिग्री, तो मुझे इस तरफ से एक ऑफ़र आई, क्योंकि मुझे किसी ने मुझे इसी फील्ड से रिलेटेड एक पर्सन ने मुझे मतलब कि मेरी हाइट को देखा, मेरी लुक को देखा, तो उन्होंने मुझे कॉल की। तो दैन मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि मैं ज्वाइन करूं। सही से। अच्छा कंवल, आपने काफ़ी पॉजिटिव बात की है कि पेरेंट्स ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, और इसी तरह मैं अपने व्यूवर से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, जो वो काम कर सकते हैं आप उसमें उनकी हेल्प कीजिए। तो मुझे इस हवाले से बताइएगा, किसी ने इस हवाले से आपको फ्रेंड्स में मोटिवेट किया, या आपका खुद का किस तरह इनिशिएटिव आपने लिया इस हवाले से? फ्रेंड्स में मोस्टली ये है कि सब फ्रेंड्स जो बहुत सारे आपके होते हैं जो आपको नेगेटिव भी बताते हैं और पॉजिटिव बताते हैं, लेकिन ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपका खुद का माइंड क्या कहता है। तो मेरे माइंड में था कि मैंने अगर ये काम करना है तो मैंने पॉजिटिव वे में लेके चल के काम करना है, और काम होता है। अच्छा, ये बताइएगा फेवरेट डिज़ाइनर आपका कौन है? अब तो बेतहाशा वैसे डिज़ाइनर्स मार्केट के अंदर हैं, लेकिन आपके सबसे पसंदीदा कौन है? मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है वो ज़ैनब चुटानी अच्छी लगती है। बहुत ज़बरदस्त उनके ड्रेसेस हैं, सेमी फॉर्मल कमाल है। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइए कि स्किन
स्किन इश्यूज बहुत हो जाते हैं इस फील्ड में, मॉडलिंग की फील्ड में स्पेशली, क्योंकि जी। आपने डाइट भी करनी है, बिल्कुल। फिर आपको मेकओवर भी उसी हवाले से डिफरेंट चेंज होता रहता है, कभी आर्टिस्टिक चीज़ होती है, कभी आपने क्लोथिंग के हवाले से जाना होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं अपनी स्किन को, किस तरह नीट रखती हैं? ये आपका सब डाइट पे होता है, डिपेंड करता है। आपकी अच्छी डाइट हो तो मैं कहती हूँ स्किन केयर बहुत अच्छी आपकी होगी, और पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। ये मैं कहती हूँ, मेरी मम्मा कहती है पानी पिया करो हर वक्त, और एक बोतल तो मैं कहती हूँ हर वक्त आपके साथ पानी की होनी चाहिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी। सादा पानी पीती हैं, बिल्कुल उसमें सादा कुछ पानी। लेमन स्क्वीज करके, या वो आजकल Detox मिंट water का, जो होता है हाँ, आजकल। सुबह टाइम जो है वो मैं ग्रीन टी लाजमी पीती हूँ, और उसके बाद दिन भर में सिंपल पानी। हाँ, मूड पे है कि अगर मिड 12-1 बजे दिल किया तो लेमन वाला, अदरवाइज सिंपल पानी, ठीक है। सिंपल वाटर। और पर्सनली क्या आप ईस्टर्न अटायर्स या वेस्टर्न? ईस्टर्न। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग बाहर समझते हैं कि बड़ा मज़े का काम है, हाउ चैलेंजिंग टू बी अ फैशन मॉडल? ये बिल्कुल जॉब की तरह होता है, जहाँ पे आपने जाके सुबह टाइम आपका मेकअप जब होता है, उसके बाद आपको, अब तो समर है तो बहुत टफ होता है बार बार मेकअप करना। अगर आपका मतलब कि ओपन डोर है तो उससे भी ज़्यादा टफ है। तो ये अगर मतलब कि इजी लगता है लेकिन होता नहीं है। अच्छा कमल, मुझे बताइए, ट्रैवलिंग पसंद करती हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, पाकिस्तान की लास्ट डेस्टिनेशन जो आप गई हो और दोबारा जाना चाह रही हूँ? लास्ट इस्लामाबाद तो मैं रहती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, सुकून वाला ठीक सिटी हो है। गया। और लास्ट में गई थी नथिया गली, जो बहुत अच्छा मुझे लगा था, और मुझे वहाँ पे बहुत सुकून वाली, क्योंकि मुझे, आपको पता है कि हम इस फील्ड में हैं तो हमारा ये है कि हम लोगों से मिलते हैं, और हमारी गेट टुगेदर ऐसी शोर वाली जगह पे होती है। सही। तो अच्छा लगता है कि जब इतनी पुरसुकून जगह पे आप जाके और वेदर को एंजॉय करें, खासकर समर में। अब चले जाए नदिया गली, अभी चलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अगर हम फैशन को देखें तो फैशन हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई नया ट्रेंड आ जाता है। बिल्कुल। तो आप क्या करती हैं? कुछ लोग मैंने देखा है कि वो अपना ही एक उनका फैशन स्टाइल होता है, उसी को फॉलो करते हैं। कुछ लोग ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं। ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, आप पता चलता है, क्योंकि आजकल लॉन्ग शर्ट्स है तो लॉन्ग शर्ट्स पहने, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट पहने। लेकिन कभी पोस्चर पे डिपेंड करता है ना, कि आपको सूट नहीं करती लॉन्ग शर्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बॉडी पोस्चर के हवाले से ड्रेसिंग करनी चाहिए। ये नहीं बिल्कुल। करना चाहिए कि जो भी ट्रेंड में आया, जो भी फैशन में आया, आपने पहन लिया। तो हमने बड़ी मजे मजे की बातें की हैं कंवल के साथ, और अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फैशन के हवाले से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बैटल ऑफ ब्रांड्स। तो जी, इस सेगमेंट में हम आपको उस ब्रांड के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके पसंदीदा ब्रांड्स हैं। आप जानना चाहते हैं कि किस ब्रांड पे सेल लगी हुई है, ताकि आप इजीली जाके शॉपिंग कर सकें, अपने प्यारों के लिए कपड़े ले सकें। तो सबसे पहली सेल के हवाले से आपको बताते हैं। सेल लगी हुई है रंगजा पे, समर सेल है, अप टू 50% ऑफ। और रंगजा के क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि समर में हमारी कोशिश होती है कि लाइट से लाइट कलर्स हम पहने, कैची ज़्यादा ना पहने, सॉफ्ट जाएं ताकि गर्मी हमें ज़्यादा ना लगे। और मुझे जो रंगजा की चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि वो फ्यूजन करते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स और वेस्टर्न क्लोथ्स को। और सबसे मज़े की चीज़ उनके कलर्स हैं। बिल्कुल। वो हमारे वो जो ट्रेडिशनल कलर्स हैं, येलो, शॉकिंग पिंक, और रेड, इसके इस तरह साथ कलर्स अपने यूज़ नाम करते हैं। के साथ उन्होंने अपने प्रिंटिंग को या अपने कॉन्सेप्ट को रिलेट किया है, रंगजा। और इसके अलावा आपको बताएं, सतरंगी पर भी जो अप टू 50% ऑफ लगी हुई है, समर सेल है। ये भी ख़वातीन का ब्रांड है और आप जाके यहाँ से जो है अपने पसंदीदा कपड़े ख़रीद सकते हैं। सेल का फ़ायदा ये होता है कि कपड़े तो आप सस्ते ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट हो जाएं तो आप अपने पसंदीदा ड्रेस को मिस भी कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया मत करें, फौरी तौर पर जो है रुख करें इन रिटेल आउटलेट्स का और अपने पसंदीदा। लेकिन अब मिस नहीं होगी सलमान, क्योंकि हमने आपको वक्त से बता दिया है कि किस ब्रांड पे कितनी सेल लगी हुई है, ताकि आप जाके शॉपिंग कर सकें। और वैसे भी शॉपिंग जो है कैथारसिस होता है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप एंजाइटी हो रही है, तो अगर आप जाके विंडो शॉपिंग कर लें या वैसे किसी अपने चाहने वाले के लिए ख़वातीन तो कपड़े ले लें, बहुत तो शौक अच्छा से ये लगता है। कैथारसिस जो है वो करती रहती हैं। तो
करते रहना चाहिए कैथारसिस। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अगर आपका कोई ब्रांड है और आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रमोशनल ऑफर्स जो है वो आवाम तक पहुंचाएं, बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं, तो आप भी हमें जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी जो है वो अपने इस सेगमेंट में दिखाएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि हेल्थ के हवाले से, हेल्थ एंड फिटनेस। जी, सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस। और जिस तरह कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि जान है तो जहान है, हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का, चाहे वो हमारी फिजिकल या मेंटल हेल्थ हो। और जहाँ फिजिकल हेल्थ की हम बात करते हैं तो नजर स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का और बहुत सेंसिटिव हिस्सा है। इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान में अब बहुत से जल्दी अमराज जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत और ज़्यादा है। समर्स में तो आमतौर पर भी हमें इस तरह के मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। तो आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, अगर पाकिस्तान के अंदर डर्मेटोलॉजी की बात की जाए तो इनके फादर जो है वो पायनियर थे और 1980s से ही सर्विंग इन द फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान। 6 किताबें लिख चुके हैं और बहुत से इनके शागिर्द जो हैं वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं इस वक्त। तो आपका तारुफ करवाते हैं, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर आतिफ काज़मी ने। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू, कैसे हैं आप? बड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि गर्मियां हैं, गर्मियों में वैसे भी स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपने वर्किंग करनी है, बिजी लाइफ है, मेकअप भी आपने लगाना है, फिर ब्लेमिशेस भी हैं, स्किन इश्यूज हैं, एक्नी इशू हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गर्मियाँ जो हैं ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत 7-8 माह तक गर्मियाँ रहती हैं। और ये जो प्रॉब्लम आपने बताई हैं, जो स्वेटिंग है, पसीना जिसे कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी ये रीज़न है स्किन प्रॉब्लम्स की। और मैं ये समझता हूँ कि हम जब ये स्किन, लोग मुझसे ये पूछते हैं जब मैं इतने प्रोग्राम करता हूँ टीवी पे कि जी कॉमन प्रॉब्लम्स जो गर्मियों में आप डॉक्टर साहब देखते हैं स्किन में, एक्नी के अलावा, तो वो उसमें एक्जिमा है जिसे हम चंबल कहते हैं, पित्त के दाने बन जाते हैं जिसे पिटली हीट कहा जाता है, जी, फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं बच्चों में, जो लोग अक्सर कहते हैं आम खाने के बाद होते हैं, और वो आम के साथ जनरली ये लोगों की ये एक मिथ है हमें। फिर दूसरी बात ये है कि एलर्जीज़ हो जाती हैं, डिफरेंट एलर्जीज़ हो जाती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि फंगस हो जाती है जिसे दाद कहते हैं, वाइट पैचेस बॉडी पे पड़ जाते हैं। लोगों का ख्याल होता है फंगस हो जाए तो दे कम टू अस कि डॉक्टर आतिफ, मेरा ख्याल है मुझे फुलबेरी या बरस तो नहीं हो गया, जिसे विटिलाइगो कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये स्पॉट्स कुछ कहते हैं कैल्शियम की कमी। सो बेसिकली वो कैल्शियम की कमी नहीं होती, वो फंगस होती है। अच्छा, ये सब मिथ्स हैं जो जी। हमारी सोसाइटी में। जी हाँ, जी हाँ। अब वो देखें ना, मैं अब आपको बताऊं, ये फुलबेरी और बरस जो है विटिलाइगो, कभी आपके साथ पूरा प्रोग्राम किया तो डिस्कस करेंगे इसके बारे। लोग कहते हैं जी दूध और मछली के साथ हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी, भी मिथ है। अब दूध और मछली के साथ होती कि मैं जिस दिन मछली खाऊं दूध नहीं पीता ना, नहीं, अगर दूध और मछली से होता तो सारे बंगाली भाई चिट्टे गोरे ना होते। वो क्यों है इतने डार्क? तो दूध और मछली जो है, इसका जो एक मिथ बनी हुई है। मेरी वालदा ने हमें कभी दूध और मछली नहीं लेने दिया, हालांकि मेरे वालिद गुलाम शबीर साहब जो थे वो फाउंडर थे, पायनियर थे। ये किसी भी साइंटिफिक बुक में कहीं नहीं मेंशन है कि जी दूध और मछली से, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और जेनेटिक होती है। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, अब इसी बात से बात निकली है कि कज़न मैरिजेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों ने करना ये शुरू कर दिया है, शादियां आपस में करी जा रही हैं, कज़न, ये चचा की बेटी, या मामू का बेटा, या ताया का बेटा, ये उसकी बेटी, आपस में जब शादियां करेंगे स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मतलब पहले नहीं थे, एकदम उनको 40 साल के बाद हो गया, उनके कहीं होठ, या तो ये क्यों एज गुजरने के साथ क्यों होता है? सर, माइकल जैक्सन को हो गया था। माइकल जैक्सन जब पैदा हुआ था तो काला था, ही वॉज ए नीग्रो ब्लैक अफ्रीकन। व्हेन ही डाइड ही वॉज एब्सोल्युटली वाइट। अगर आप उसकी वीडियोस पुरानी देखें, वो जब उसको विटिलाइगो हुआ 50 साल की उम्र में, तो वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, उसकी आधी बॉडी वाइट हो गई थी। तो उसने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने उससे पूछा कि जी माइकल साहब, अब आप बताएं, आपको सारा वापस काला कर दें, चिट्टा कर दें? उसने कहा पैदा काला हुआ था, मरूंगा चिट्टा। तो वो फिर सारी की सारी उसकी सर्जरी की, लेज़र किया, और पूरे का पूरा। हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर मेरे पास एक शख्स आता है विटिलाइगो बरस का, और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी बॉडी पे 40 to 50% विटिलाइगो है, तो मेरा एक पहला क्वेश्चन क्या होगा?
आप सारा वाइट होना चाहते हैं कि वापस आपको नॉर्मल स्किन में कर दें डार्क? अगर वो कहता है मुझे पूरा वाइट कर दो, पूरा वाइट कर दें। But ये इज इट क्योरेबल या इससे कोई तकलीफ भी होती नो है? नो नो, खाली देखिए कॉस्मेटिकली बुरी लगती है। अब देखिए ना, एक बच्ची है, मैरिजेबल एज में है, अब उसकी शादी होने वाली है, उसके एक पैच यहाँ बना हुआ है, तो वो जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसी को मैं ऐड करता हूँ कि द फेस ऑफ द स्किन, ये जो फेशियल स्किन है, स्किन ऑफ द फेस, इट इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। एग्जैक्टली, सो देखो ना, हमारी पासपोर्ट तो ये है। आप जहाँ जाती हैं, हर बंदा आपको देख के क्यों कहता है भाई आज तो बड़ा अच्छा मूड लग रहा है? कोई आपके पाँव या हाथ देख के तो नहीं कहता मूड अच्छा लग रहा है। सही। आपका जब किसी रिश्ते के लिए जाते हैं, रिश्ता जब आता है, कभी किसी ने कहा एक्सरे करा के दिखाओ, अल्ट्रासाउंड करा के दिखाओ, अपनी ब्लड की रिपोर्ट दिखाओ, मैंने अपनी बेटी या बेटा देना है। हर इंसान पहले आपका चेहरा ही चेहरा देखता है, तो चेहरा आपका रिफ्लेक्ट करता है योर इनर सेल्फ। एंड एवरीवन हैज द राइट टू लुक गुड। बिल्कुल, एवरीवन। नबी पाक के ज़माने में सर, नबी पाक का ये कॉल है, वो कहा करते थे कि आपका राइट है एक खातून को और एक मर्द का, दोनों का अपने आप को अच्छा लगना। ये जो परफ्यूम वगैरह हैं, ये नबी पाक के ज़माने से चल रहे हैं, इतर जो थे। सो कहने का मतलब है कि स्किन को अच्छा रखने के लिए आपको, जो आपने बात की, हम ये उस बात से उधर चले गए दूसरी तरफ, लेकिन मैं ये बात करूँगा कि गर्मी में जो स्किन प्रॉब्लम ये बहुत हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताया, फंगस, एक्जिमा, ये फोड़े, फिंसियाँ, ये फरंकल बन जाते हैं, दाने दूने। बचा कैसे जा सकता है? बचने का बेस्ट तरीका है, नंबर 1, यू शुड टेक बाथ एटलीस्ट ट्वाइस डेली, 2 दफ़ा ज़रूर बात लें। दूसरी बात है कॉटन के कपड़े पहने, नायलॉन सिल्की कपड़े अवॉइड करें। तीसरी बात यह है कि फ्रूट्स, जूसेस, फल, दूध, दही, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये जो हम लौरिये, मुरगन गदाएँ, हरीसा, निहारी, सिरीफाए, ग्वाल मंडी में जाके खाते हैं, ये हमें अवॉइड करने चाहिए। और जो ख़वातीन हैं, जिस तरह नजफ़ बात कर रही थी, मेकअप, अब देखें ना, ये अब आई हैं, बैठी हैं, इन्होंने मेकअप किया, एज सून एज द प्रोग्राम इज़ ओवर शी शुड इमीडिएटली रश, जब इन्होंने काम नहीं करना, शी शुड गो टू द वॉशरूम और अपना सारा वाइप ऑफ करें। जितना केमिकल इस मेकअप में है और जितना इनका एक्सपोजर लाइट्स में और बाद में रहेगा, उतनी स्किन का वेयर एंड टेयर होगा। ठीक हो गया। आजकल नजफ एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि ख़वातीन होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो किस हद तक सेफ़ हैं, उन्हें करना चाहिए या हमेशा जो है एक डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही अप्लाई करना चाहिए? देखिए, होम रेमेडीज़ या टोटके या देसी टोटके, ये तो हमारी नानियों दादियों के ज़माने से चल रहे हैं, ठीक है ना। वो कहती होती थी, अभी भी लोग कहते हैं मुंह पे दही लगा लो, अंडा लगा लो, सर के ऊपर ये लगा लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो। मुल्तानी यहाँ पे मिट्टी लगा डॉक्टर लो। मैं ऐड करूंगी, ये भी तब तक चलता है जब तक आपकी स्किन ठीक हो, जी तो हाँ। फिर आप उस पर ऐड ऑन करो ऑर्गेनिक चीजें, तो वो आपकी चलती है। जब आपका वो लिमिट क्रॉस हो गया है कि जब आपको ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा आपको प्रॉब्लम हो रहा है डिजीज का, तो फिर मेरे ख्याल में आपको कंसल्ट करना चाहिए। नहीं, मैं इसमें एक और बात करूंगा ना, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज द हर्बल मेडिसिन। चाइना और इंडिया इस वक्त 2 कंट्रीज ऐसी हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं चाइना इंडिया बहुत दफ़ा गया हूँ, पूरी दुनिया, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं गया, क्योंकि रीज़न ये थी कॉन्फ्रेंस, और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, आई लव ट्रैवलिंग। तो चाइना और इंडिया में जब आप जाएंगे, आपको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी हर्बल या ऑल्टरनेटिव। अब उसमें क्या होता है, जो आप बात कर रही हैं कि वो जो जी पुरानी चीज़ें वो देते थे, अब साइंस ने इतनी रिसर्च कर ली है उस ज़माने से, जो 100 साल पहले, 50 साल पहले, कि अब हम पहले स्किन को पैच टेस्ट करते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में कोई परफ्यूम या कॉस्मेटिक लेने जाएं, स्पेशली ख़वातीन, तो वो इस तरह आपको नहीं देते ओवर द काउंटर, ये मुझे दे दो, ये दे दो, जिस तरह पाकिस्तान में है। वो पहले आपका खातून आपका पैच टेस्ट करेगी, इफ़ दैट सूट्स योर स्किन, वो अगर आपको कॉस्मेटिक करती तो वो आपको देगी। अगर ये एरिया थोड़ा सा रेड हो जाता है, वो कहेगी सॉरी, वी वोंट बी एबल टू गिव यू, आपको दूसरा ट्राई कर लो। सो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अच्छा, आप क्योंकि यू आर सर्विंग इट फ्रॉम 1980s, ये जो मसले मसाइल हैं, ये शुरू से थे या अब आप वक्त गुजरने के साथ स्किन के भी नए नए अमराज जो हैं वो आए हैं सामने? यार, पहले ज़माने में मेरे जब वालिद होते थे ना, गुलाम शबीर साहब, जब स्किन उन्होंने 50 में शुरू की, तो उस वक्त क्या था, उस वक्त सिर्फ ये था बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोक की ट्यूबें लगा लो। ये ज़माना होता था। मेरे अब्बा के पास मरीज़ आता था, मैंने नया नया IT में ग्रेजुएट किया, तो मैं खड़ा होता था, अब्बा ने कहना इजा भाई यह ट्यूब ला ले, ठीक हो जाएगा, खारिश होती है क्रीम लगा ले। वो ज़माना तो सर बदल गया। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। अब तो लेज़र्स,
लेजर के साथ अब पीआरपी, अब आपके क्या कहते हैं बोटॉक्स, फिलर्स, आ और गए उसके बाद proper। रिजुविनेशन। अब तो आप जहाँ जाती हैं खवातीन, आपने जो बात की ना पहले भी ये था, पहले तो खवातीन हमारी सीधी सादी सी होती थी, घर में बैठी खाना पकाया किया। अब ये जब लड़कियाँ पढ़ लिख गई हैं, फिर ये मीडिया का दौर है, सबसे बड़ा सोशल मीडिया, और जब आप मीडिया पे जाते हैं तो वो तो कहाँ। अब मैं आपको बताऊं, ये जितनी हमारी खवातीन हैं ये क्या करती हैं, ये वो कॉस्मेटिक्स और शैम्पूज यूज़ करती हैं जो अब ये देखती हैं कोई पाकिस्तानी है या इंडियन स्टार्स ने उसमें टीवी में ऐड में देखा। और ये मैं बताऊं, ये जिन स्टार्स ऐड में देखते हैं ना, उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया होता, ये तो सही, कमर्शियल सही। है, उन्होंने तो So सिर्फ true, उसको so true। जस्ट टू सेल दैट प्रोडक्ट, उनकी शक्ल होती है और वो प्रोडक्ट होती है। अब मेरा काम है आपको बताना कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, इज इट मीडियम, इज इट ऑयली, इज इट ड्राई, इज इट समथिंग एल्स, और मैं उसके मुताबिक आपको दूंगा कॉस्मेटिक्स, और मैं उसके मुताबिक आपको साबुन बताऊंगा, शैम्पूज बताऊंगा। ये नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड आपके घर में एक शैम्पू है, वाले साहब भी कर रहे हैं, वालदा भी सब कर रहे हैं, use कर बच्चे रहे हैं। नो नॉट एट ऑल। सन ब्लॉक है, आजकल गर्मी का दिन है, आप मुझे कहते हैं डॉक्टर आतिफ मुझे सन ब्लॉक चाहिए, तो आपका भाई कहता है यार मैं भी कर लूं, आपकी बहन कहती नो नॉट एट ऑल, आपके भाई की स्किन टाइप और है, बहन की और है, वालदा की और है, आप सब के लिए डिफरेंट वो चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा इशू है वो ये कॉम्प्लेक्शन का। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स, पेशेंट्स आते होंगे जो कहते होंगे हमें गोरा होना है, और सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत लो होती होगी। उन किस तरह डील करते हैं उनका, उनकी काउंसलिंग किस तरह करते हैं, और उनका ये जो एक फैक्टर है गोरा होने का, उसको किस तरह ट्रीट करते हैं? आई हैव बिकम साइकाइट्रिक, ये सुन के गोरा 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 मुझे गोरा होना मुझे है। तो मैं तंग आ गया हूँ। जो लड़की आती है, अब पहले तो लड़कियां, अब हमारे लड़के भी गोरे होने के चक्करों में पड़ गए। बिल्कुल ठीक है। लड़कों ने अब लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी बेस है, लगाना शुरू लड़के कर दी बेस है। लगा दी है, लड़कियों ने प्लकिंग थ्रेडिंग शुरू कर दी है। सर आपका जो कलर है आपको उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और बात ये जो अल्लाह ने नहीं, दिया। होता ये है कि हम लोगों को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया गोरे को देख के, कि जी गोरा गोरा गोरा। और मैं तो एक बात करता हूँ, अंदर से गोरा हो, बाहर के गोरे का क्या लेना है? अच्छा सर, हमारे पास क्योंकि बड़ा प्रिसाइज टाइम है, बातें तो आपसे बेतहाशा हाँ, करनी थी, बिल्कुल, लेकिन इल्म का खजाना है इनके पास। मुझे आखिर में ये बताइएगा कि सन ब्लॉक क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कहता है कि अप्लाई सन ब्लॉक व्हेनेवर यू वेंट आउट। नहीं देखिए, सन ब्लॉक इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं। अब मैं स्किन टाइप की बात क्यों कर रहा था, हमारे पाकिस्तान में दो किस्म की हमारे लोग हैं जिनमें स्किन बहुत गोरी है, और उनमें कौन कौन से हैं, एक कश्मीरी और एक पठान लोग। अब अगर आप उनको देखें, वो क्या कहते हैं, ओह हम तो अभी बाहर जाते हैं धूप में, गर्मी में, किचन में तो मुंह लाल हो जाता है, तो दे मस्ट अप्लाई सन ब्लॉक। एक शख्स जो है इस मौसम में, जिसकी जून जुलाई डार्क टोन है उसको ज़रूरी नहीं। नो, डार्क टोन के लिए जरूरी नहीं, लेकिन अगर डार्क टोन वाला नथिया गली मरी और जा रहा है, वो ये जो टैन होके हम आते हैं, जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो वो टैनिंग क्या चीज़ है, वो हमारी सन बर्न होती है, और वो सन बर्न जब होती है तो उसके बाद हम लोग सन ब्लॉक जब तक यूज़ नहीं करेंगे, हमारा स्किन थैंक यू वेरी Thank you मच so much, sir। डॉक्टर इतना साहब। सब कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। स्किन के तो इतने इश्यूज हैं, आपके साथ पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, और करेंगे भी इंशाल्लाह। तो अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि एंटरटेनमेंट के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से, शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से है, और इसका नाम है बिलबोर्ड। जी हाँ, जिस तरह नजफ ने आपको बताया, ये सेगमेंट है ख़ास तौर पर एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से मुताल्लिक क्या क्या नई एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, कौन कौन सी नई मूवीज़ आने लगी हैं, कौन कौन से नए सोलो सिंगर्स के गाने जो है वो आने लगे हैं, तो ये सब हम आपको बताते हैं। और जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे शो की कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान की यंग टैलेंट को आपके सामने लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, चाहे फिल्म या ड्रामा की एक्टिंग हो या हमारे म्यूजिशियंस हो, हमारे सिंगर्स हो, पूरी दुनिया में वो अपने काम का जो है लोहा मनवाते हैं। आज भी हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया एक ऐसे यंग टैलेंट ने जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, और मुतअद्दिद उनके जो हैं वो गाने आप लोगों ने सुने होंगे।
एक बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर के साहबजादे भी हैं। मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया अहमद नवाज़ ने। अहमद नवाज़, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक वेलकम यू टू सो द शो। मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे द मॉर्निंग शो में आपने मुझे इनवाइट किया, और सारी रात का मैं सफ़र कर रहा था, तुसी मैनू पहाड़ां च ले आए हो, की करना चाह रहे हो तुसी मेरे नाल, मैनू यह दसो पहले। एडी ठंड पै रही हर जगह, तो तुसी शीशे भी नहीं लाए। हम चाह रहे हैं कि आपकी वो जो म्यूजिक सेंस है ना सर, उसको मजीद बूस्ट हो। सर पहाड़ों देखिए, पर आके आपको पहाड़ों पता है के नेचर अंदर के। गाना तो फिर एक आपको पता है कि एक अलग सी एक अलग inspiration उसका पैदा जो होती है इन्वायरमेंट पहाड़ों बनता है, वो क्या ही बात है। अच्छा ये बताइएगा, आपके वालिद साहब जो हैं माशाल्लाह एक रीनोन कॉमेडियन है, तो आप सिंगिंग की तरफ खास तौर पर आए, कैसा रहा और किस हद तक सपोर्ट किया? मैं इसमें ये बताऊंगा कि शुरू से मुझे सिंगिंग का शौक़ था इस फील्ड में, क्योंकि अब्बा का जो काम है वो टोटल डिफरेंट है, वो कॉमेडी है। ज़ाहिर बात है ब्लड तो है मेरे में, तो कॉमेडी मुझ में भी है, और बहुत जल्द आप मुझे कॉमेडी में भी देखेंगे। लेकिन आपने उससे पहले जो है सिंगिंग, कॉमेडी और सिंगिंग का। हाँ लेकिन जो सिंगिंग में जो था वो मेरा एक आइडिया भी था बड़ा अच्छा, कि मैं कुछ नई तरीके से कुछ पेश कर सकूं, लेकिन हमारी जो आवाम है वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, वो कुछ चीज़ ये चाहती नहीं, वो चाहते कि जी सिर्फ भंगड़ा हो, सिर्फ ये चीज़ें मज़े वाली चीज़ें। तो मुल्तान से बिलोंग है, तो फिर मुल्तान के सराइकी कुछ गाने किए, वो बड़े मकबूल हुए और बड़ा पसंद किया लोगों ने, जिसमें चिट्टा चोला जो है वो वन एंड ओनली आपको पता है कितना मशहूर है। और बस उसके बाद चल रहा है, काम चल रहा है। और अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या मतलब अभी मेरे कुछ जो है वो निजी टीवी के लिए, OST के लिए इंशाल्लाह जो है वो चल रहा है प्रोजेक्ट, वो भी बहुत जल्द आप सुनेंगे। और अभी मेरे ईद के ऊपर बहुत जल्द गाने रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत मज़ेदार, जो एक हमसाया मुल्क से मैंने परचेज़ किया, और वो भी मैं जो है ऑन एयर करूँगा, और एक सराइकी गाना। ठीक है, अगला सवाल नहीं पूछेंगे, बस ये आपसे दरख्वास्त करेंगे कुछ सुना दें। देव पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गाना, मैं अक्सर जब बैठा होता हूँ तो मैं उसको गुनगुनाया करता हूँ। हमारे पाकिस्तान की लेजेंडरी फनकार रेशमा जी, उनकी जो एक खूबसूरत गायकी, और उसका अंदाज में आपको जरूर। एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। एक तो बलम मेरे है पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई गए लंबी जुदाई, 4 दिन दा हो प्यार हुए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू। मैं तो हैरान हूँ, मतलब इतनी आवाज़ जो है कहाँ से निकालते हैं, क्या स्पेशल खाते हैं? इसका राज मेरे वालिद साहब के पास है। बिल्कुल। तो ये आप जो है ख़ास तौर पे भी फोक सॉन्ग्स को ही फोकस कर रहे हैं? नहीं, मेरा जो है एम है वो ये है कि मैं 7 पटिया फनकार बनूं, कि मैं हर तरह के योनरा में गाना गाऊं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि नहीं यार वाकई इसमें ये एबिलिटी भी है, इसमें ये वर्सटैलिटी। ये क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी चीज़ें होना ये बहुत कम लोगों में है। लोग एक ही योनरा को लेकर चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं, वो लोग कब तक सुनेंगे? आप कुछ नई चीज़ करें, कुछ नई जिद्दत लेके आए, तो फिर उसमें आपकी बात के साथ रिलेट करना चाहूंगी, जिस तरह कवाली में फ्यूजन आगे डिफरेंट Exactly, म्यूजिक को, रैप को आपने exactly, डाल दिया है, तो बिल्कुल। इसी तरह फ्यूजन आजकल बहुत चल रहे हैं, तो Exactly. इस हवाले से कोई कमिंग आपका प्रोजेक्ट आ रहा हो? मैंने आपको बताया कि मैंने हमसाया मुल्क से एक चीज़ परचेज़ की है, वो इंशाल्लाह एक बहुत यूनिक चीज़ है, और मैं अगर
बुरा ना माने तो वो नाम ले सकता हूँ, अरिजीत सिंह से मैंने जो है वो चीज़ को परचेज़ किया और मैं उसको पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैं ही हूँ जो उसको यूटिलाइज़ करेगा और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, अब इस फील्ड के अंदर भी पाकिस्तान में बेतहाशा जो है नौजवान टैलेंट सामने आ रहा है, कितना कंपटीशन, और इस कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए कितना चैलेंजिंग है, क्या क्या तगोदौ करना पड़ता है? मेरा ये मानना है कि अगर आप नीयत से काम कर रहे हैं तो मंजिल आपको खुद मिलेगी। अगर आप उसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि 2 नंबरी करेंगे या आप कहेंगे कि मैं रातों रात उस जगह पर पहुंच जाऊं जहां मुझे होना चाहिए, तो वो तो नामुमकिन है। अगर आप रातों रात पहुंचेंगे तो अगले दिन रात को वापस भी आ जाएंगे। आपको कितनी मुश्किल हुई? क्योंकि आपको तो इजी ये भी कहा जा सकता है कि आप नवाज अंजुम साहब के साथ सर मेरे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो मेरे वालिद साहब है मेरे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी घर पे मौजूद है। मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास उन्होंने जितनी मार खाई इस फील्ड में, जिस जगह से वो निकले, उनको इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे ये कर लो तो जल्दी रास्ता मिल जाएगा, यहाँ पे ये कर लो तो जल्दी रास्ता मिल जाएगा। उनको हर चीज़ का पता है, तो ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। आज मैं इन 8 सालों में यहाँ पे मौजूद हूँ तो ये उन्हीं की बदौलत है। लेकिन उन्होंने आज तक कभी किसी को सिफारिश नहीं की कि इस बच्चे को बुलाओ। मैंने अपने जो है खुद बलबूते पे अपने नाम को मनवाया और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको सिफारिश की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास टैलेंट ये है। आपने मेरी नकल की है या मैंने आपकी नकल की है, मुझे ये पहले बता दें। मुझे 1.5 घंटे से ना डाउट हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने किसी की नकल नहीं की। नकल नहीं? अच्छा, ये नीला पीला पिंक किस तरह हो गया फिर? ये डॉट्स है, डॉट्स, ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ 1.5 घंटे से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। लास्ट पाकिस्तान की डेस्टिनेशन मैंने पाकिस्तान में जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उन सब में मैं जाके शूज़ वगैरह भी करते हैं हम लोग। जब फार्मास्यूटिकल्स का टूर जाता है तो उनके साथ हम लोग जाते हैं, पूरा बैंड होता है तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग। लोगों के मुंह से सुनते हैं कि यार हमारे जो बाहर के ममालिक है वो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत। यार एक दफ़ा जाके आप देखो तो सही, यहाँ पे अल्लाह की हर कुदरत है, हर चीज़ मौजूद है। लोगों के जिसे कहते हैं ना आंखें खुली की खुली रह जाती है कि यार ये यहाँ पे मौजूद है ये चीज़। तो ये बड़ा फ़ख्र है हम लोगों को कि हम पाकिस्तान के रहने वाले लोग। खूबसूरत नहीं है बल्कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत इतने मेहमान नवाज हैं, इतने मीठे हैं। अगर खानों की बात अब हम की मुल्तान के सराय की जुबान लोग कहते हैं बड़ी मीठी जुबान है, लोग की गल्ला करते हैं तो कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। अच्छा, आप मतलब सराइकी ज़बान में आपने गाने भी गाए हैं, लेकिन पंजाबी भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, तो और मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी गाना गाने का जो है इरादा है? अभी इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ पठानों के लिए भी कुछ करें हमारे, क्योंकि वो भी हमारे बड़े जो एक खूबसूरत शख्सियत लोग हैं वो लोग भी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके लिए भी मैं करूँगा। फ़खर आगले, ये इस्लामाबाद से अभी मैं इनकी डिस्कशन सुन रहा था, ये मुझे समझ नहीं है, ये आपने ठंड नहीं लग रही है आपको? नहीं। आसपास शीशे खुले हैं, पीछे घोड़े फिर रहे हैं, भैंसें फिर रही, आप कुछ तो पहन लेती हैं। मुझे इसमें ठंड लग रही है यार। आपको उनको देख के ठंड लगे जा रही है? शुआमा का चक्कर है। अच्छा, आपका गाना सुन के मेरे अंदर तो एक और मतलब वो मतलब आप कह लीजिए कि मेरा जी चाह रहा है कि आप कुछ और भी हमें सुनाएं। सर क्या सुनेंगे आप? कोई और खरी खरी के अलावा खरी खरी तो आप सुना ही रहे हैं। अभी तक मैं ही बच गया था, आपने मुझे भी नहीं छोड़ा। तो आप ये बताइए कोई और अपना जो है एक और गाना, इस तरह के आपने कहा सराइकी ज़बान में जो है आपने एक बहुत ही खूबसूरत गाना चिट्टा चोला सेवे दर्जी, बिल्कुल अगर वो हो जाए तो क्या बात है। जी। चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा तोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा तोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लेके चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा तोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सी
चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं साम रखसा चिट्टा चोला मैं साम रखसा हाईवे सावल मैं तेरी तांग रखसा चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मोटे ते केसी चिट्टा चोला मोटे ते केसी अल्लाह सोहना शर्मा रखेसी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी दैट वाज एनर्जेटिक। आपने हमारी सुबह को जो है एक मरतबा फिर से बूस्ट कर दिए, यू नो। बहुत शुक्रिया। और ना सिर्फ आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी अदायगी, वो सब चीज़ें Performance. परफेक्ट। यू आर वेरी गुड परफॉर्मेंस इतनी परफॉर्मर। आपकी अभी तो आपने कमाल मुझे है। खड़ा नहीं किया इधर टोया पड़ जाना था। बट यू ट्रूली रॉक स्टार। और हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आप इसी तरीके से जो है पाकिस्तान को सर्व करते रहें और इसी तरीके से अच्छा जो है वो काम सामने लेके आते रहें। ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे एल्बम पे काम कर रहे हैं अपने? अब जो है वो एल्बम का दौर नहीं रहा। अब आप सोलो- जो है एक गाना जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि अगला बंदा कहे कि यार नहीं बहुत ही खूबसूरत है, तो इसकी अगली काविश क्या होगी, कुछ ऐसा काम करके कुछ मार्केट में फेंके ताकि लोगों को इस चीज़ का अंदाजा अब रहे। आप समझते हैं कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है? आप सर अब आपको basically सिंगल्स लेके अब आने पड़ते देखिए हैं। ना वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो चेंज होती रही। बिल्कुल। पहले केसेट्स थी, उसके बाद फिर सीडीज़ आई, सीडीज़ के बाद फिर यूएसबीज़ आ गई, यूएसबीज़ के बाद भी यानी कि टोटल ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। एक ना अभी फिर कंप्यूटर आ गए, फिर ऑक्स आ गई, फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता अब मुझे लगता है कि शायद कंप्यूटर ही वॉइस बना लेगा, वो इंसान ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ ये बड़ी जिद्दत आ गई है आजकल। बिलाशुबा और जिद्दत के साथ जी हमें भी अपने आप में जिद्दत लेके आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद Sir, so अब्बास nice of you. Thank you so आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच कमल फॉर बहुत शुक्रिया, कमिंग, कमल। इट्स लवली टू हैव यू। नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया और ही इज़ ट्रूली अ रॉक स्टार। मैं समझता हूँ कि हमारी सुबह जो है वो मज़ीद एनर्जेटिक उन्होंने कर दी है। एक इजाफा मैं करना जी, चाहूँगा जी। मज़ीद, अगर आपकी इजाज़त हो। जी। हमेशा हर जगह मैं एक ही बात किया करता हूँ, इसमें अपनायत भी है, मोहब्बत भी है। तो एक डिस्कवर पाकिस्तान चैनल है, हमारे पाकिस्तान की एक शान है। तो इसके लिए वो ये है कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िए। खूबसूरत बात। तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि पेट्स के हवाले से है, और पेट्स के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वीडियो दिखाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट हैप्पी पेट्स में। तो जैसा नजफ ने आपको बताया कि इस सेगमेंट पे हम आपको पेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। तो
तो आपने एंजॉय की होगी इतनी क्यूट सी ये जो हरकतें कर रहा था डॉग, और ये बेसिकली नॉटी डॉग है। इस हवाले से आपको बताती हूँ कि हमने कल आपके साथ जो शेयर की थी वीडियो, वो थी ग्रूमिंग ऑफ डॉग के हवाले से। तो आपने देखा था कितने आराम से वो अपनी ट्रेनिंग करवा रहा था, कटिंग करवा रहा था। लेकिन ये डॉग की खासियत ये है कि ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में घर से बाहर गया है। इसकी जो मालकिन थी वो उसको लेकर गई थी और ये इतना खुश था एक्सप्लोर करके डिफरेंट प्लेस को, एरिया को, एयर को, तो हरकतें कर रहा था छोटी छोटी क्यूट सी। और आप देखिए, मुझे तो ये पपी इतना प्यारा लग रहा था, सही इंजॉय कर रहा था। इसलिए आप अपने पेट्स को ज़रूर बाहर लेके जाया करें वॉक के लिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपकी भी वॉक हो जाएगी और आपका जो भी पेट है वो भी इंजॉय करता है। तो आपने देखा होगा, और मुझे तो इतना क्यूट, इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा जी चाह रहा था कि इस तरह का एक नॉटी सा पपी होना चाहिए आपके घर में जो आपको एंटरटेन करता वैसे भी सलमान आपको पेट्स पालने चाहिए क्योंकि ये आपकी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है इनके साथ और अनकंडीशनल लव को ये एक्सप्लोर करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, पेट्स पालिए, लेकिन उसके हवाले से उनका ख्याल भी रखिए, उनको साफ भी रखिए और ट्रेन करिए ताकि उनको पता हो कि उन्होंने साफ सफाई का भी ख्याल रखना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है टुडेज चैलेंज। तो जी, ये है वो सेगमेंट जिसका इंतज़ार रहता है मुझे और नजफ़ को, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करने को मिलता है जो हम करना चाहते हैं। एक चैलेंज लेते हैं अपनी शख्सियत के अंदर, कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को डालें, अडॉप्ट करें, ये आदत बनाएं। और आप लोगों को भी हम यही कहेंगे कि आप भी ये चैलेंज लें, एक्सेप्ट करें और ये जो भी हम चैलेंज आपको देंगे इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इसके साथ साथ सलमान, इस जो सेगमेंट से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि सिर्फ आपने अच्छी अच्छी बातें करनी नहीं है, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, आपने एग्जीक्यूशन भी करनी है, उसको अमल में लेकर आना है। तो हम आपको एक काम देंगे, एक चैलेंज देंगे जो मैं और सलमान भी करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी और आप भी करेंगे। और आपने एक दिन के लिए नहीं करना, आपने इसको प्रोलॉन्ग करते रहना। तो बताइए सलमान, आज का चैलेंज क्या है? आज का चैलेंज ये है, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे यहाँ दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमें पौधा लगाना चाहिए। गवर्नमेंट की जो है मुख्तलिफ प्रमोशंस आती रहती हैं कि एक बशर दो शजर, तो हम यही कहेंगे कि प्लांट अ ट्री और प्लांट अ होप, क्योंकि ये पौधे जो हम लगाएंगे इसका फ़ायदा हमें भी होगा और हमारी आने वाली नस्लों को होगा। तो हम सबको जो है ज़रूर प्लांट लगाना चाहिए। और अब वैसे ही जो है बरसात का मौसम आने वाला है, तो आप सिर्फ बीज भी कहीं डाल देंगे तो वो यहाँ पर उग जाएगा। हमारी तो इतनी फर्टाइल लैंड है। जी बिल्कुल सलमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे पीएम का काफ़ी एम्फसाइज था, काफ़ी फोकस था इस चीज़ पर कि आपने ग्रीन पाकिस्तान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाइए ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो सके, आपकी पॉल्यूशन डिक्रीज़ हो सके। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का हम पर हमला हुआ था, इंसानियत पर हमला हुआ था, पूरी दुनिया उससे मुकाबला कर रही थी। तो उस टाइम पे हमने ये देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और हमने रियलाइज़ किया कि हमको पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो सके एनवायरनमेंट में। आप सही कह रही हैं। अलार्मिंग सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, वो दुनिया के पॉल्यूटेड सिटीज़ में से उनका नाम आ रहा है। तो हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ हो और वो खूबसूरत लाहौर और वो खूबसूरत कराची, जिनको बागों का शहर कहा जाता था, एक मरतबा फिर से हम उनको बागों का शहर बनाएं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है बिलियन ट्री सुनामी का, और इस हवाले से पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर करना है और करके एक वीडियो बना के हमें भेजनी है ताकि हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तानी कितने मोटिवेटेड हैं और चैलेंज को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सेव वाटर और सेव इलेक्ट्रिसिटी पे आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया होगा। हमने तो उसको जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान, अगर हम हेल्थ के हवाले से इस चीज़ को देखें, प्लांटिंग एनवायरनमेंट तो आपका सेव हो जाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आपके लंग्स का जो ये प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन के जो प्रॉब्लम आते हैं डस्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाइए, बहुत ज़रूरत है एनवायरनमेंट को। तो और साथ ही साथ जो है हमें सजेशंस और फीडबैक भी देते रहिए कि क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको पसंद आई। और उसके लिए आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जो पेजेस हैं, फेसबुक के ऊपर द मॉर्निंग शो HD,
पेज है उस पर आप जो है अपनी सजेशंस दे सकते हैं। इंस्टा पर भी द मॉर्निंग शो HD के नाम से हमारा पेज है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई सवालात हैं तो भी आप ये ऑफिशियल जितने भी सलमान ने आपको बताए हैं लिंक्स वगैरह वहां पे जाके क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं, फिर हम उन्हीं क्वेश्चंस को नेक्स्ट प्रोग्राम में सॉर्ट आउट करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए नजफ राजा को और सलमान खान को। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।